ऑल राइट, वेलकम एवरीवन। सो टाइटल तो आपने देख लिया होगा। एक्चुअल में हम करने वाले क्या हैं कि लास्ट 2013 से लेकर आज तक जितने भी यूपीएससी मेंस के अंदर एनवायरमेंटल सेक्शन से, डिजास्टर मैनेजमेंट से और सिक्योरिटी सेक्शन से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, जहां पे हम उनको डिस्कस करेंगे। जीएस 3 के लिए ये आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारा वीडियो 1 से 1.5 घंटा का होगा, तो सारे क्वेश्चंस हम बहुत क्विकली कवर कर लेंगे। सो पहला है हमारे पास एनवायरमेंटल सेक्शन से पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ऑयल पोल्यूशन? व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट्स ऑन द मैरीन इकोसिस्टम? इन व्हाट वे इज ऑयल पोल्यूशन पर्टिकुलरली हार्मफुल फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया? आप देखें तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। पहला कि ऑयल पोल्यूशन क्या है, तो हमें डिफाइन करना है। दूसरा कि ऑयल पोल्यूशन के इम्पैक्ट्स क्या होते हैं मैरीन इकोसिस्टम पे, दो। थर्ड पार्ट है कि इंडिया में इंडिया में हमें ऑयल पोल्यूशन के क्या हार्मफुल इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमें बात करनी है, तो ये 3 क्वेश्चन हमें एड्रेस करने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन कैसे होनी चाहिए? इंट्रोडक्शन हमारा आई थिंक सबसे बेटर ये रहेगा कि हम कोई न्यूज को कवर ना करते हुए हम पहले ही ऑयल पोल्यूशन को डिफाइन करें, बिकॉज हमारा ये 10 मार्क क्वेश्चन है। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे कि ऑयल पोल्यूशन रेफर्स टू रिलीज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, डीजल एक्सेट्रा इनटू वाटर बॉडीज, particularly oceans and seas, due to human activities, spills, leaks, runoff। सिंपल हमने डिफाइन कर दिया कि ऑयल पोल्यूशन हम कहते हैं जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का किसी वाटर बॉडीज में, ओशन में, सीज के अंदर रिलीज होता है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, या फिर स्पिल्स करना पड़ता है हमें, या ब्लास्ट वाटर होता है, या लीक्स होता है, या रन ऑफ होता है, तो दीज आर काजिंग ऑयल पोल्यूशन। दिस इज हाउ वी डिफाइन ऑयल पोल्यूशन। तो हो गया। नाउ इसके बाद हम दूसरा पार्ट एड्रेस करेंगे कि क्या इंपैक्ट्स हैं इसके मैरीन पोल्यूशन पे। तो क्विकली, एक तो टॉक्सिसिटी। जब ऑयल पोल्यूशन होगा तो ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। कैसे टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है? क्योंकि पेट्रोलियम के अंदर होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, जिसकी वजह से जो मरीन लाइफ इनको जब इनहेल करते हैं तो उनको जो है पॉइजनिंग होती है एंड अल्टीमेटली हमें डेथ्स देखने को मिलती है ड्यू टू हाइड्रोकार्बन्स, राइट? एक्सेसिव हाइड्रोकार्बन्स। नाउ वी हैव दूसरा, आप देखें, पहली तो होगी टॉक्सिसिटी, फिर हो गया हमारा वाटर कंटेमिनेशन। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। वाटर कंटेमिनेशन, जैसा कि ऑयल हमारा होता है उसकी आप देखेंगे विस्कोसिटी, जो सरफेस टेंशन है, बहुत हाई होती है। ठीक है ना, अपने आप में वो विस्कस फ्लूइड होता है। तो जैसे हमारा ये वाटर बॉडी है, राइट, वाटर बॉडी के ऊपर क्या होगा कि इस तरह से ऑयल की एक परत जम जाती है, एक, जिसकी वजह से ये लाइट को, ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देता है। ठीक है ना, आउटर एटमॉस्फेयर के बीच में जो है एक ये परत, थिन फिल्म सी क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ब्लॉक होता है। तो एक तो ये जो है कंटेमिनेशन इसकी होती है। ठीक। थर्ड है हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन। जिस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है कोरल रीफ्स होते हैं, या फिर हमारे पास मैंग्रोव्स होते हैं, तो हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन वहां पे हमें देखने को मिलती है ऑयल की वजह से। वहां पे जबरदस्ती फोर्सफुली जो वहां पे स्पीशीज रह रहे होते हैं, तो उनको मूव करना पड़ता है। देन बायो एक्यूमुलेशन वाला आपको केस देखने को मिलेगा, जहां पे जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं पेट्रोलियम के, वो फूड चेन के अंदर एंटर हो जाते हैं। स्पीशीज जू प्लांक्टन के द्वारा जो है अल्टीमेटली फिशेस के अंदर आ जाते हैं। धीरे धीरे जो है फिशेस की बॉडी में ये जमा होते रहते हैं। जब इन फिशेस को हम लैंड पे ला के ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं, तो अल्टीमेटली ये जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं हमारे अंदर भी ट्रांसफर्स हो जाते हैं। इस तरह से आप देखेंगे जो हम हमारे ऑर्गेनिजम्स, ड्रग्स जब एक्सपोजर होता है इनका इस ऑयल के साथ, ठीक है ना, तो इसकी वजह से इनको क्या होता है, सफोकेशन होती है, पॉइजनिंग होती है, और डाइजेस्टिव सिस्टम फेलियर्स हमें देखने को मिलते हैं। अल्टीमेटली जो ये हमारा पोल्यूटेड ऑयल होता है, ये एक थिन फिल्म सी बना देता है हमारे स्पीशीज की बॉडी के ऊपर भी। तो ये अपने आप में जो है ये इम्पैक्ट्स क्रिएट करता है। टॉक्सिसिटी, वाटर कंटेमिनेशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, बायो एक्यूमुलेशन का काज होता है इन डेथ ऑफ मैरीन लाइफ। दीज आर सर्टेन केसेस। नाउ हमारा थर्ड इसके अंदर पार्ट था कि इंडिया के ऊपर इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं। इंडिया के हम पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो हमें देखना होगा एक तो कोस्टल इकोसिस्टम्स में कैसा हो रहा है, फिशिंग इंडस्ट्री पे कैसा इम्पैक्ट हो रहा है, टूरिज्म कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है ना, और वल्नरेबिलिटी क्या रहती है स्पिल्स की। देन डिजास्टर मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे। कोस्टल इकोसिस्टम की हम बात करते हैं तो 7,500 किलोमीटर की हमारी कोस्टल इकोसिस्टम है, जिसमें हमें मैंग्रोव्स, कोरल्स, फिशरीज देखने को मिलती है। तो वहां पे ऑयल स्पिल्स का होना मतलब कि इस डाइवर्स इकोसिस्टम, बायोडाइवर्स इकोसिस्टम का हार्म होना है।
फिशिंग इंडस्ट्री का हम देखें तो ऑयल पोल्यूशन जो है फिशिंग इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर देता है, लाइवलीहुड इससे इम्पैक्ट होते हैं, कोस्टल कम्युनिटीज इम्पैक्ट होती है। अल्टीमेटली जो एस्थेटिक्स होते हैं, टूरिज्म इम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है। टूरिस्ट वहाँ पे जो है मुंह नहीं करते, ऐसे एरियाज में फूम्स होती है, बैड स्मेल्स होते हैं। वल्नरेबिलिटी टू स्पिल्स आप देखें, एज एन ऑयल इंपोर्टर इंडिया फेसेस heightened risks of oil spills from tankers and offshore drilling. Then we have disaster management. Lack of robust response mechanism to large scale oil spills exacerbate long term environmental damage करता है, ठीक है। Now we have these are harmful impact on India, coastal ecosystem का, fishing industry का, tourism का, vulnerability to spills और disaster management. Then conclude हम कैसे करेंगे। ऑयल पोल्यूशन जो है severely affect करता है मेरीन इकोसिस्टम्स को, एक्टिविटीज की, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और पब्लिक हेल्थ को, पर्टिकुलरली इंडिया जैसी कंट्री में विद लार्ज कोस्टल पॉपुलेशन एंड इकोसिस्टम रिलायंट ऑन मैरीन बायोडाइवर्सिटी। Now we have question number second. Question number second बात करता है that the adoption of electric vehicles is rapidly growing worldwide. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अडॉप्ट करना हम दुनिया भर में देख रहे हैं। हाउ डू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस। कैसे जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं ये कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करती है, एंड व्हाट आर द की बेनिफिट्स दैट ऑफर कंपेयर टू ट्रेडिशनल कंबस्शन इंजन व्हीकल्स। तो जो हमारा ट्रेडिशनल इंजन है उसके ऊपर ये वाले जो हैं क्या क्या की बेनिफिट्स हो। ब्रॉडली आप देखिए इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट तो ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैसे रिड्यूस कर रही है कार्बन एमिशंस को, पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 हमें एड्रेस करना है कि जो हमारा ये वाला इंजन है ईवी किस तरह से जो है हमारा जो फ्यूल वाला पहला कंबस्टन इंजन था, ठीक है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे चलने वाला इंजन जो है, जो कोल पे चलने वाले इंजन हैं, उससे हम ईवी पे जो शिफ्ट हो रहे हैं इससे क्या फायदा हो रहा है। तो उस इंजन में क्या खामियां थी, इसमें क्या बेहतर चीजें हैं। 15 मार्कर्स है ये। ईवी से स्टार्ट हुआ है तो इंट्रो हम कर देते हैं ईवी से ही। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज इलेक्ट्रिसिटी एज फ्यूल कंट्रीब्यूटिंग टू लोअर कार्बन एमिशंस एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कंपेयर टू कन्वेंशनल इंटरनल कंबस्शन इंजन व्हीकल्स। इंट्रो में आप देखो तो हमने इसी जो इसने क्वेश्चन पूछा है उसी को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। क्या किया हमने कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होती हैं हमारी वो इलेक्ट्रिसिटी को एज फ्यूल यूज कर रही है जिसकी वजह से लोअर कार्बन एमिशंस होता है। दूसरा जो हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो हमें कोर एड्रेस करना है वो हमने जहाँ पे मेंशन कर दिया। और ये एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी हमें ईवी की वजह से देखने को मिलती है एज कंपेयर टू इंटरनल कंबस्शन इंजन। जो पहले वाली हमारी व्हीकल्स थी जिनके अंदर डीजल पेट्रोल वगैरह बर्न करते थे, उससे हमें जो है इन ईवीज के अंदर एक तो लोअर कार्बन एमिशंस देखने को मिलता है और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से भी ये बेटर है। सो दीज आर द टू थिंग्स जो हमने यहाँ पे मेंशन की। एक तो हमने डिफाइन किया कि ईवीज क्या है, दूसरा हमने किया कि ये कैसे जो है कम एमिशन करते हैं और सस्टेनेबल हैं, और तीसरा हमने बताया कि ये बेटर हैं आईसीई से, इंटरनल कंबस्टन इंजन से ये बेटर हैं हमारे। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि पहले हमारे क्वेश्चन के दो पार्ट थे, राइट। एक तो हमारी जो ईवीज हैं ये कैसे कंट्रीब्यूट कर रही हैं कार्बन रिडक्शंस को, कार्बन एमिशंस को ये कैसे रिड्यूस कर रही हैं। दूसरा कि ईवीज जो हैं ट्रेडिशनल जो हमारे इंजन्स हैं उससे कैसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो दो चीजें हमें एड्रेस करनी है। पहले हम उसी को क्वेश्चन के अंदर जो हमारी हेडिंग है उसी को लिख लेते हैं, कंट्रीब्यूशन टू रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस। तो ईवीज हमारी कार्बन एमिशंस को कैसे रिड्यूस कर रही है। नंबर फर्स्ट थिंग इज दैट के जीरो टेल पाइप एमिशंस। व्हाट डज दैट मींस के ईवीज जो हमारे होते हैं ना एक्चुअल में वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को डायरेक्टली रिलीज नहीं करते जिस तरह से हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनने वाले हमारे जो इंजन्स हैं, पुराने जो इंजन्स हैं हमारे जिनमें डीजल पेट्रोल गाड़ियों के जिनसे डायरेक्टली बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है या पार्टिकुलेट मैटर निकलते हैं, वो हमारे ईवीज से नहीं निकलते। हालांकि जब हम ईवीज की बैटरीज बनाते हैं, जबकि खुद गाड़ी बनाते हैं उस वक्त तो प्रोडक्शन होती है, बट हम यहाँ पे रनिंग की बात कर रहे हैं, टेल पाइप, दैट्स व्हाई इट्स रिटन हियर टेल पाइप एमिशन। जीरो टेल पाइप एमिशंस हमें ईवीज के कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलती हैं इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, ठीक है ना। एक तो ये वाला हो गया कि ये कैसे रिड्यूस करता है कार्बन एमिशंस को। फर्स्ट थिंग इज दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड ही ये रिलीज नहीं करता। दूसरी चीज ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन। व्हेन चार्जड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस सोलर वेव, ईवीज कैन ऑपरेट विद नेग्लिजिबल कार्बन फुटप्रिंट्स। नाउ जो दूसरा हमारा ईवी का बेनिफिट है, कंट्रीब्यूशन है कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने का, वो
डायरेक्टली डिपेंड करता है कि हम ईवीज को कैसे चार्ज करेंगे। अगर हम ईवीज को थर्मल पावर से चार्ज कर रहे हैं, मतलब थर्मल पावर प्लांट से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है एंड उससे ईवी को चार्ज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कार्बन फुटप्रिंट हमारा कम नहीं हो रहा। अगर हम अपनी ईवीज की गाड़ियां भी रिन्यूएबल एनर्जी से चार्ज कर रहे हैं लाइक सोलर या विंड से, तो अल्टीमेटली उससे क्या होगा कि निग्लिजिबल कार्बन फुटप्रिंट्स जो हैं वो ईवी गाड़ियों की वजह से जनरेट होंगी। थर्ड थिंग इज रिड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ईवीज जो हैं हमारी वो जीएचजी एमिशंस को क्या करती है, कम करती है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग, यूजेज और डिस्पोजल। जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं उस वक्त भी यूजेज, डिस्पोजल। वाई मैन्युफैक्चरिंग में? क्योंकि जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं ईवीज को, तो उसमें जो मूविंग पार्ट होते हैं एज कंपेयर टू आईसीई इंजन वो कम होते हैं, ठीक है ना। तो यूजेज में भी जो है इस यूसेज में तो अल्टीमेटली ये बर्न ही नहीं करता फ्यूल को, मतलब कि एग्जॉस्टेबल फ्यूल को ये बर्न ही नहीं करता, तो यूसेज में तो जीएचजी का एमिशन होगा नहीं। और जब हम इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे तो उस वक्त भी हमें रिलेटिवली इससे कम कास्ट आती है जब स्क्रैपिंग वगैरह की जाती है इस गाड़ी की। 30 to 50% जो है कम इसके अंदर जो है आपको एमिशंस देखने को मिलेंगी। एनर्जी इफिशिएंसी की बात करें, ईवीज के अंदर जो एनर्जी इफिशिएंसी हमें देखने को मिल रही है वो 3 से 4 टाइम्स ज्यादा एनर्जी इफिशिएंट होते हैं हमारी ईवीज देन आईसीई व्हीकल। आईसीई व्हीकल्स हमारी जो ईवीज होती है उनके अंदर एनर्जी इफिशिएंसी 90% की देखने को मिलती है और 30% जो है हमें देखने को मिलती है आईसी इंजन के अंदर एनर्जी इफिशिएंसी। इट इंडिकेट्स दैट कि हमारे ईवी इंजन जो हैं मोर एनर्जी इफिशिएंट है। अब की बेनिफिट्स देख लेते हैं क्या है और ट्रेडिशनल व्हीकल्स। पहला जो बेनिफिट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है वो है लोअर ऑपरेटिंग कास्ट। जो हमारी पेट्रोल या गैसोलीन प्रोडक्ट्स है उन पे व्हीकल्स चलती है, उनसे इलेक्ट्रिसिटी हमें चीपर पड़ती है। और ईवीज के अंदर फ्यू मूविंग पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से सर्विस नीड भी जो है रिड्यूस हो जाती है, मेंटेनेंस भी कम आती है, तो ऑपरेटिंग कास्ट जो हमारी गाड़ी की रहती है एक तो कम होती है। दूसरा बेनिफिट ये है आईसी इंजन के ऊपर ये कि यहाँ पे जो एयर का पोल्यूशन है वो कम होता है, क्योंकि डायरेक्टली जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह या नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह या सल्फर डाइऑक्साइड या रिलीज नहीं होते। थर्ड आप देखेंगे तो नॉइस रिडक्शन भी हमारी इन गाड़ियों में कम होता है, बिकॉज इसके अंदर क्वाइटर जो है पार्ट्स ज्यादा यूज हो रही होते हैं। देन हमारा गवर्नमेंट इंसेंटिव्स आप देखें तो टैक्स रिबेट, सब्सिडीज, ईवी फ्रेंडली पॉलिसीज हमें ज्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू आईसीई इंजन। एनर्जी सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में हम देखें तो हम जो 80% फ्यूल जो है बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसा कि क्राइसिस बने हुए हैं मिडल ईस्ट वार की वजह से, तो वो चीज़ जो है हमें एनर्जी सिक्योरिटी यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलती है अगर हम, क्योंकि हमारे पास जो है हम सोलर हमारे पास सफिशेंट हम जनरेट कर सकते हैं, विंड्स हम सफिशेंट जनरेट कर सकते हैं, तो इस टेक में हमारी जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी होगी इस एग्जॉस्टेबल फ्यूल पे वो कम हो जाएगी। कंक्लूड कैसे करेंगे, दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट स्टफ। ईवीज जो है ये सब्सटेंशियली एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक और हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। 3 थिंग्स वी आर कोटिंग हियर, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक और हेल्थ बेनिफिट्स। क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करते हैं और फ्यूल डिपेंडेंस, फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंसी को रिड्यूस करते हैं, पोजिशनिंग देम एज ए की कंट्रीब्यूटर्स टू ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी। ईवीज जो हैं ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी को अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो दीज वर द पार्ट्स जो हमने इसके अंदर एड्रेस किए। कंट्रीब्यूशन क्या है इसके? जीरो टेल पाइप एमिशन है, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन है, रिड्यूस्ड जीएचजी एमिशन है, एनर्जी इफिशिएंसी यहाँ पे देखने को मिलती है। ईवी इंजन कैसे बेटर हैं आईसी इंजन से? तो ऑपरेटिंग कास्ट हमारा इन गाड़ियों का लोअर होता है, एयर पोल्यूशन कम होती है, नॉइस पोल्यूशन कम होता है, गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स ईवीज के परस्पेक्ट्स में ज्यादा है। एनर्जी सिक्योरिटी हमारी जहाँ पे जो है इंक्रीज होती है जब हम जो है ईवीज पे शिफ्ट करेंगे, तो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी अल्टीमेटली कम हो जाएगी। नाउ वी आर मूविंग ahead to question number 3rd. Comment on the National Wetland Conservation Program initiated by the Government of India and name a few of India's wetland international importance included in the Ramsar sites. Just slow down and understand the question. Comment on the National Wetland Conservation Program. First of all, ये क्वेश्चन का पार्ट हमें एड्रेस करना है, कमेंट करना है नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनिशिएट किया गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। देन दूसरा पार्ट हमें कहता है नेम ए फ्यूज ऑफ इंडियाज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। दूसरा हमें उन वेटलैंड्स को जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए जानी जाती है, जो रामसर साइट्स की
उनको हमें यहाँ पे लिस्ट करना है। 15 मार्कर्स है, ठीक है ना। नाउ जो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ये ब्रॉडली पूछा गया है एक गवर्नमेंट की स्कीम के ऊपर, और डायरेक्टली उसी स्कीम पे फोकस कर रहा है हमारा क्वेश्चन। हमें कह रहा है कि आप कमेंट करके नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम पे जो गवर्नमेंट ने जो है इनिशिएट किया है। ब्रॉडली ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए कि 80% हमें कॉन्टेक्स्ट जो है इसमें जो राइटिंग करनी चाहिए कि वो इस स्कीम के बारे में करनी चाहिए, ठीक है ना। अगर 80% नहीं तो एटलीस्ट 60% तो करनी ही चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद जो 40% है, देन जो रेस्ट हम जो है फायदे जानते हैं वेटलैंड के रिगार्डिंग, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो हमें डिफाइन कैसे करना होगा कि इस प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है, इसी को डिफाइन करना होगा कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, किसने इनिशिएट किया है और किस बारे में, राइट। तो NWCP जो है ये हमारा ऑब्वियसली आएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। एक चीज तो हमने ये मेंशन की अपनी इंट्रो के अंदर। दूसरा हमें मेंशन करना है कि ये कब लॉन्च हुआ है। ये लॉन्च हुआ है इन 2001। किस पर्पज के लिए लॉन्च हुआ, तो थर्ड चीज हमने मेंशन की, टू कंजर्व एंड मैनेज वेटलैंड्स इन इंडिया। कंजर्व एंड मैनेज वेटलैंड्स इन इंडिया के लिए नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर 2001 में लॉन्च किया गया, टू कंजर्व and manage wetlands in India. So this was intro, simple intro. Now moving ahead, हम अब मेंशन करेंगे कि चूंकि इसने हमें बोला है कमेंट्स, जब ये हमें कमेंट करने की बात कर रहा है, दो वी हैव सडन सॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं उसको, कि हमें एक स्कोप है कि हम इसको किसी डायरेक्शन में लिख सकते हैं, राइट, जितना हम जानते हैं। सो वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि हमें एक पर्टिकुलर ही इसको, इसके पॉजिटिव्स लिख रहे हैं, इसके नेगेटिव्स लिख रहे हैं, राइट। जब हम कमेंट की बात कर रहे हैं तो पहले जो जरूरी चीज है वो हमें कमेंट करने को बोल रहा है, तो हम बताएंगे कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, पहला जो है एक तो है कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, टू कंजर्व वेटलैंड्स एंड देयर बायोडाइवर्सिटी थ्रू सस्टेनेबल मैनेजमेंट। कंजर्व करना और मैनेज करना है किसको, वेटलैंड्स को। दूसरा क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी, किसकी, जो लोकल अथॉरिटीज वेटलैंड कंजर्वेशन कर रही है। वेटलैंड कंजर्वेशन के साथ, जो वेटलैंड्स के साथ उनको मैनेज करने के लिए जो लोग जुड़े हैं, ठीक है ना, हमें उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, बिकॉज दे शुड बी नोइंग कि हमारे पास अगर कोई वेटलैंड है तो ये बर्ड्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट, ये कैसे हमारा जो है एज सिंक काम कर रही है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक। उनको पता होगा तो तभी वो इसको इंपॉर्टेंस देंगे। नहीं, अगर उनको पता नहीं होगा लोकल अथॉरिटीज, तो व्हाट विल बी हैपनिंग कि जहाँ पे ड्रायर कंडीशंस शुरू हो जाएगी, लोग इसमें जो है वेस्ट डंपिंग शुरू कर देंगे, लोग जहाँ पे जो है, जहाँ पे जो वुड्स वगैरह होंगी वो निकालनी शुरू कर देंगे, जहाँ पे इंक्रोचमेंट बढ़ता जाएगा। तो दैट्स व्हाई कैपेसिटी बिल्डिंग इज नेसेसरी। कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के साथ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कंजर्वेशन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लोकल अथॉरिटीज जो इसके साथ डील कर रही है। थर्ड थिंग दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज के अवेयरनेस एंड एजुकेशन, इकोसिस्टम्स के रिलेटेड कि क्या इंपॉर्टेंस है वेटलैंड का, वेटलैंड्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। इसकी अवेयरनेस और इसकी एजुकेशन जो है आम पब्लिक में भी होना जरूरी है, एटलीस्ट उन लोगों में जो उसकी सराउंडिंग में रहते हैं या फिर जो विजिटर्स ऐसी किसी वेटलैंड में मूव करते हैं। जैसा कि आप देखें, ये मेजरली हमारे वेटलैंड्स वाटर प्योरिफिकेशन का काम करते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम करते हैं, बायोडाइवर्सिटी जहाँ पे बार बार देखने को हमें मिलती है। देन और मॉनिटरिंग एंड रिसर्च, यहाँ पे मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स जो है वो होना भी जरूरी है, ताकि हम जो है वेटलैंड की हेल्थ को ट्रैक कर सके रेगुलरली। कहीं पे इसमें कंटेमिनेशन तो नहीं हो रहा, कोई इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट तो नहीं किसी नियर बाई कंपनी में इस वेटलैंड के अंदर डाल रहे। तो स्ट्रेटजीज इसके लिए हमने क्या अडॉप्ट की है नेशनल वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम के लिए। पहले तो यह है कि हमें आइडेंटिफाई करने होंगे वेटलैंड्स को, मैपिंग एंड आइडेंटिफाई टू डिटरमाइन देयर इकोलॉजिकल वैल्यू। दूसरा यह है कि हम स्टेट लेवल वेटलैंड कमेटीज एस्टेब्लिश करेंगे, जिसकी वजह से बेटर मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन हो पाएगी। एंड थर्ड, हम रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट करेंगे, मतलब ऐसे रिस्टोरेशन एक्टिविटीज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो हमारी डिग्रेडेड वेटलैंड्स हो चुकी है हम उनको रिस्टोर कर पाए, बैक उनको हम नेचुरल पोजीशन में ला पाए। नाउ इसने कहा था कि कुछ रामसर साइट्स जो वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है उनकी आप रेफरेंस दीजिए। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है कि रामसर कन्वेंशन जो है ये 1975 की ईरान के अंदर की गई कन्वेंशन है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स
की बात करता है रामसर कन्वेंशन। तो जहाँ पे हमारी कुछ रामसर साइट्स हैं, जिस तरह से हमारी है कोलिडियो नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर है, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए ये जानी जाती है, स्पेशली साइबेरियन करेंस जो बर्ड है। देन हमारी चिल्का लेक है उड़ीसा के अंदर, एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है जी। देन सुंदरबन वेटलैंड है हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर, लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और बंगाल टाइगर्स भी जहाँ पे। वेम्बानंद लेक जो है हमारी केरला के अंदर है, बैक वाटर्स के लिए और माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए फेमस है। लोकटक लेक हमारी मणिपुर के अंदर है। फुमडीज फ्लोटिंग आइलैंड्स के लिए ये पॉपुलर है, और यूनिक बायोडाइवर्सिटी लाइक संघाई ढेर वगैरह हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो दीज आर सडन हमारी रामसर साइट्स। जब हम इनको मेंशन कर रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा हम एक्सप्लेन भी कर दें कि इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस साल की जैसे कुछ रामसर साइट्स हमारी आई हैं, जैसे पटना वेटलैंड कंजर्वेशन साइट जो है ये आपकी कहाँ पे है, यूपी पे है, ना कि बिहार में। तो दीज आर सडन थिंग्स जो आपको मे बी रिपीट हो जाए। नाउ वी हैव कंक्लूजन कैसे लिखेंगे कि एनसीपी एनडब्ल्यूसीपी ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। इसने एनडब्ल्यूसीपी ने इंश्योर किया है प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल यूज इन इकोसिस्टम्स का। इंडियाज रामसर साइट्स आर इनवैल्यूएबल फॉर बोथ कंजर्वेशन एंड द लाइवलीहुड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंडेंट ऑन वेटलैंड्स। तो इसमें क्या किया, पहली कंक्लूजन का पहला सेंटेंस हमारा पहले क्वेश्चन के पार्ट को एड्रेस करता है, दूसरा सेंटेंस हमारा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। सो दिस इज हाउ वी विल बी कंक्लूडिंग दिस। मूविंग अहेड वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। द आईपीसीसी हैज predicted a global sea level rise of about 1 meter by 2100। जहां तक तो हमें कॉन्टेक्स्ट समझाया है इसने क्वेश्चन में क्या है, what would be its impact in India and other countries in the Indian Ocean region। now the thing is that कि हमें इस क्वेश्चन में अगेन दो चीजें एड्रेस करनी है। सिंपल ये है कि हमारा जो सी लेवल राइज हो रहा है, सी लेवल राइज की वजह से इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं, नंबर 1। दूसरा, जो इंडियन ओशन रीजन की बाकी कंट्रीज हैं उन पे क्या इम्पैक्ट होगा। दीज आर द टू क्वेश्चंस जो हमें इसमें एड्रेस करने हैं। नाउ आईपीसीसी क्या है हमारी, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो रिपोर्ट्स वगैरह इशू करती है, एनवायरमेंटल इश्यूज की जो है रिसर्च का काम करती है। अब जो हमारा आईपीसीसी है ना, एक वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस बॉडी के ये अपने आप में कोई खुद से ऑन फील्ड रिसर्च कंडक्ट नहीं करता, बल्कि जो ऑलरेडी जो कंट्रीज या दूसरी एजेंसीज कुछ डेटा देती हैं तो ये एज सुपर एजेंसी का काम करती है, उसको एनालाइज करती है एंड उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स निकालती है। तो इसकी एक रिपोर्ट ने जो है जनरली आप देखेंगे इसकी फर्स्ट, फिफ्थ, सिक्स जो है करके ये रिपोर्ट्स निकालती है। इन्होंने कहा है कि जो सी लेवल राइज है वो हमें मतलब ये सेंचुरी जब 21st सेंचुरी एंड हो रही होगी तो 1 मीटर तक सी लेवल बढ़ सकता है। 1 मीटर सी लेवल का बढ़ना अपने आप में एक बहुत शॉकिंग है और ये बहुत डैमेजिंग हो सकता है। वन थिंग दैट्स वाई ये कंसर्निंग है। नाउ हम स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले आईपीसीसी के से इसने हमें जो है कॉन्टेक्स्ट समझाया, तो हम जो है आईपीसीसी के ही रेफरेंस दे के हम बताएंगे कि एक जो है आईपीसीसी ने प्रिडिक्शन जो किया है उसके पीछे काज क्या है। ठीक है ना, ये सी लेवल जो बढ़ेगी वो कैसे बढ़ेगी रेफरेंस में हम बताएंगे, और इससे क्या नुकसान हो सकते हैं ये चीज भी हम बताएंगे। चलिए, आईपीसीसी ने जो है प्रिडिक्ट किया है सी लेवल राइज 1 मीटर बाय 2100। इसमें हमने कोई एफर्ट्स नहीं लगाए, ये ऑलरेडी उसने मेंशन कर रखा। बट इसके बाद जो है इसके पीछे काज क्या है 1 मीटर राइज हो जाएगा, वो हम खुद से ऐड कर लें। मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, हमने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये 1 मीटर राइज हो जाएगा जहां पे ओशन ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन एंड मेल्टिंग ग्लेशियर्स। जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो इसकी वजह से दो होंगे, एक जो ग्लेशियर्स हैं हमारे जिस तरह से ग्रीनलैंड वगैरह वो पिघलना शुरू होते हैं। सेकंड थिंग, जो हमारा वाटर है इसके अंदर थर्मल एक्सपेंशन होगी। व्हाट डज दैट मीन कि हमारा जब पानी इस पे जो है लाइट ज्यादा हीट होगी तो जहाँ पे जो है जहाँ पे ये एक्सपेंड करेंगे, ठीक है ना, ये एक्सपेंड करने की वजह से जो है और पानी आने की वजह से अल्टीमेटली 1 मीटर तक जो है सी लेवल का जो राइज है हमें फॉर एग्जाम्पल पहले जहां तक था सी, अब से और जहां तक हो जाएगा। अब इस राइज से अगर 1 मीटर सी राइज हो जाता है, इतना मैसिव सी राइज हमें सी लेवल के अंदर देखने को मिलता है, तो इसकी वजह से कोस्टल फ्लडिंग बढ़ जाएगी, लॉस ऑफ लैंड हमें देखने को मिलेगा और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन देखने को हमें मिलेगी। 3 मेजर हमने इसके आउटकम बताए।
अगर 1 मीटर सी लेवल बढ़ेगा, क्या होगा? कोस्टल फ्लडिंग भाई एक तो बहुत ज्यादा होगी। जो हमारी लो लाइंग लैंड है, ठीक है ना, वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी। उसके अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है, जो ट्रीज हैं, जो श्रब्स हैं, वट एवर इज देयर, ठीक है ना, या फिर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा का सारा प्रॉपर्टी वगैरह लेके वो पानी के अंदर चला जाएगा। और जो पॉपुलेशन इन एरियाज में रह रही है, कोस्टल एरियाज में रह रही है, वो वहां से डिस्प्लेस हो जाएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको टाइड्स हैवी देखने को मिलेगी, स्टॉर्म्स ज्यादा देखने को मिलेंगी, सुनामीज की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और साइक्लोन्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ा होगा तो एक प्रीरिक्विजिट साइक्लोन्स के लिए जो है टेम्परेचर का भी रहता है, एसएसटी का। जब वो बढ़ेगा तो अल्टीमेटली जो हमारे डिजास्टर्स हैं, कोस्टल डिजास्टर्स, जो ओशनिक डिजास्टर्स हैं, वो बढ़ जाएंगे। अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट्स हमें देखने को मिलेगी। तो ये 3 मेजर जो हमारे ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं, ये और एक्सेसरबेट हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। दिस इज हाउ वी इंट्रोड्यूस्ड दिस, कि आईपीसीसी को ही रेफर किया। ग्लोबल वार्मिंग इसके पीछे काज है, ठीक है ना, और इसकी वजह से कोस्टल फ्लडिंग, लॉस ऑफ लैंड और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन हो सकता है। उसके बाद इसने क्वेश्चन में हमें बताया कि आप 2 चीजें एड्रेस करें। एक तो आप बताइए कि इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, और दूसरा आप बताइए कि इंडियन ओशन रीजन में इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। सबसे पहले हम इंडिया की बात करते हैं, क्या होगा। एक कॉमन सेंस वाली बात है, तो ये 3 चीजें तो होगी ही। ये 3 चीजें जो हमने जहां पे मेंशन की, कोस्टल फ्लडिंग होगा, बट जब हम लिख रहे हैं देन वी हैव टू मेक श्योर कि हम एग्जांपल के साथ लिखें। फॉर एग्जांपल अगर हमने लिख दिया कि कोस्टल फ्लडिंग होगी, तो फिर कोस्टल फ्लडिंग होगी। हमें ये चीज स्पेसिफिकली हाईलाइट करनी है कि हमारी जो कोस्ट लाइन है वो 7500 किलोमीटर की है, ठीक है ना। इसमें हमारी जो इंपॉर्टेंट कुछ कोस्टल एरियाज हैं, लाइक मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कोची, ये सिवियरली अफेक्ट हो सकते हैं फ्लडिंग, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ लाइव्स जो हैं अफेक्ट हो सकती हैं। हमारे जो पोर्ट्स हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं कोस्टल एरियाज में, ठीक है ना। हमारे लो लाइंग एरियाज में कोटानाड रीजन्स जो है उनके अंदर जो है मतलब कि वो अफेक्ट हो सकते हैं। दीज आर द थिंग्स वी आर मेंशनिंग स्पेसिफिकली। देन एग्जामिनर को समझ आएगा, राइट, कि ही नोज दिस पर्सन, कि ये स्पेसिफिकली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लिख रहा है। वहीं पे हम जो है लक्षद्वीप का मेंशन कर सकते हैं कि 5 मीटर की वहां पे जो कोरल आइलैंड्स है उनकी हाइट क्या, तो अल्टीमेटली वो सबमर्ज कर जाएंगे, उसमें से बहुत से हमारे आइलैंड, ठीक है। देन हमें जो है एक तो कोस्टल फ्लडिंग देखने को मिलेगी, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमें एग्जाम्पल से यहाँ पे मेंशन करना है स्पेसिफिकली। देन लॉस ऑफ लैंड, हमें कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगी। हमारा जो क्रिटिकल एग्रीकल्चर और अर्बन लैंड्स हैं, जिस तरह से सुंदरबन है, गोवा है, केरला है, ये सबमर्ज हो जाएंगे, ठीक। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन जो हैं, लो लाइंग एरिया से जो पॉपुलेशन है उनको माइग्रेट करना पड़ेगा टू क्लाइम टू हायर एरियाज, जैसे जो हमारी जो है कोस्टल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं, चाहे वो हमारे मुंबई कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं, चाहे हमारे कोरोमंडल कोस्टल प्लेन्स पे लोग रह रहे हैं, या फिर केरला के कोस्टल रीजन में रह रहे हैं, कौन कौन कोस्टल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं, उनको अल्टीमेटली जो है यहाँ से माइग्रेट करना पड़ेगा। सॉल्ट वाटर इंट्रूजन, जो वाटर लेवल अगर बढ़ेगी तो जहाँ पे जो हमारे लो लाइंग एरियाज में, जिस तरह से कोटानाड रीजन है हमारा, वहाँ पे जो है सॉल्ट का इंट्रूजन हमें देखने को मिलेगा। तो ये सॉल्ट जो है जो हमारा बैक वाटर से स्पेशली केरला के, उनके अंदर जो है सॉल्ट वाटर इंट्रूजन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जो हमारे कोस्टल एग्रीकल्चर है अल्टीमेटली वो अफेक्ट हो जाएंगे। ग्राउंड वाटर भी जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी जो है इन रीजन्स में कम हो जाएगी। ये सिंपल है, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन कैसे होगा। मान लीजिए ये हमारी लैंड है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, पहले जहाँ तक वाटर का लेवल था, अब वाटर का लेवल जहाँ तक हो गया, राइट। तो अल्टीमेटली जो पानी जो है जहाँ से इंट्रूड करके अंदर चला जाएगा तो अफेक्ट करेगा, एग्रीकल्चर को भी करेगा एंड बाकी चीज़ों को भी करेगा। इकोनॉमिक लॉसेस, कोस्टल इंडस्ट्रीज हमारी जो हैं, जिस तरह से फिशरीज है, टूरिज्म है, पोर्ट्स है, वो मेजरली अफेक्ट हो जाएंगी ड्यू टू इरोजन, फ्लडिंग, डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर। सो दीज आर द 4 थिंग्स जो हमने मेंशन की: कोस्टल फ्लडिंग, लॉस ऑफ लैंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन, इकोनॉमिक लॉसेस। इंडियन ओशन रीजन की हम बात करें, इंडियन ओशन रीजन की हम जब बात करते हैं तो देन हमें जहाँ पे एक चीज करनी होगी, एक्चुअल में हमें जहाँ पे मैप ड्रा करना होगा इस तरह से। नाउ अस्यूम दिस इज अफ्रीका एंड दिस इज हमारा अंडमान एंड निकोबार, हियर वी हैव लक्षद्वीप, मालदीव्स, श्रीलंका, एंड देन हम इसको मेंशन करेंगे इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में जो हमारी कंट्रीज पड़ती हैं, जिस तरह से मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस, ये मैप हमें इसमें जरूरी ड्रा करना पड़ेगा। इनको एक्सट्रीम रिस्क हमें देखने को मिलेगा। इनके एंटायर जो हमारे आइलैंड्स के, इनके स्पेशली जो मालदीव्स है, ये सिंक कर सकते हैं, डूब सकते हैं। बांग्लादेश की आप देखें तो एक बड़ी पॉपुलेशन कोस्टल एरियाज में रह रही है, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और
एरेबल लैंड जो कल्टीवेशन के लिए लैंड है उसका लॉस हमें देखने को मिलेगा। शेसल और कमरूस जो है ये लो लाइंग आइलैंड है, जहाँ पे भी हमें स्फीयर एरोजन देखने को मिलेगी, कोरल रीफ्स जहाँ पे डैमेज होंगे। कंक्लूजन क्या है? द प्रेडिक्टेड राइज इन सी लेवल poses serious risk to India and Indian Ocean nations, requiring urgent coastal protection, disaster management, adaptation measures. ठीक। The next we have is discuss the global warming and mention its effects on the global climate. Explain the control measures to bring down the level of greenhouse gases which cause global warming in the light of Kyoto Protocol 1997. Now there are certain things जो हमें इसमें सबसे पहले हमें देखनी है क्या क्या हमें एड्रेस करना है। सबसे पहले हमें कह रहा है कि आप डिस्कस करिए ग्लोबल वार्मिंग को। एक तो ये पार्ट हो गया कि ग्लोबल वार्मिंग दैट मीन्स होता क्या है, और दूसरा मेंशन इट्स इफेक्ट्स ऑन ग्लोबल क्लाइमेट। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लोबल क्लाइमेट कैसे इंपैक्ट हो रहा है, इसके क्या इफेक्ट्स हैं, ये चीज हमें दूसरी इसमें डिस्कस करनी है। तीसरा हमें डिस्कस करना है एक्सप्लेन द कंट्रोल मेजर्स टू ब्रिंग डाउन लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, के मतलब किस तरह से हम जी की एमिशंस को कम कर सकते हैं इन लाइट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल 1997, जिसको इन्फोर्स किया गया था 2005 में। ठीक है, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के रिलेटेड है। ठीक, नाउ इसमें हमें 3 पार्ट एड्रेस करने हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कस करना है और ग्लोबल क्लाइमेट पे इसके क्या इम्पैक्ट हैं, और अल्टीमेटली हम ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे कम कर सकते हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। जैसे इसने खुद ही बताया है कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, राइट। एनीवे, सो हमें अगेन 3 पार्ट डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैसे डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग। जब डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा है तो इसको हम इंट्रोडक्शन में और पहले ही 1-2 पैराग्राफ में इसको लिखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, कैसे होता है, राइट। इंट्रोडक्शन ही हमने स्टार्ट कर दी ग्लोबल वार्मिंग को डिफाइन करते हुए। ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर, दिस इज इंपॉर्टेंट, नॉट शॉर्ट टर्म बट लॉन्ग टर्म rise in global temperatures primarily due to human activities like burning fossil fuels and deforestation leading to accumulation of greenhouse gases। पहले हमने डिफाइन किया कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ये लॉन्ग टर्म ग्लोबल टेम्परेचर का बढ़ना है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, चाहे वो कोल बर्निंग की वजह से हो, फॉसल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से हो, डिफोरेस्टेशन वगैरह की वजह से हो। तो अल्टीमेटली इनकी बर्निंग की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस जो है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ता है। एंड ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती है, इनके अंदर पोटेंशियल होता है कि ये ज्यादा इंफ्रारेड रेज को अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। जी की अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 पॉपुलर हमारे पास जो गैसेस हैं जिनको माना जाता है, जिस तरह से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड है, हमारे पास मीथेन है, राइट, हमारे पास वाटर वाइपर्स हैं। सो दीज आर 4 इंपॉर्टेंट गैसेस जिसकी वजह से जो है मेजरली जो ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा दूसरी गैसेस भी हैं बट उनका मीगर इफेक्ट है, राइट। सो ये पॉपुलरली ये 4 गैसेस के। वन थिंग जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपका नहीं है ग्रीन हाउस के। सो कभी ये शायद पूछा है किसी एग्जाम में, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। ग्लोबल वार्मिंग को हमने डिफाइन किया कि ग्लोबल वार्मिंग का लॉन्ग टर्म टेम्परेचर का राइज करना है ग्लोब का ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का जो है एक्यूमुलेट हो रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, इनका कंपोजिशन इनक्रीज हो रहा है। नाउ सेकंड जो हमें एड्रेस करनी है वो है कि ग्लोबल वार्मिंग के ग्लोबल क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं। मतलब ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से ग्लोबल क्लाइमेट को क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है। जब हम ग्लोबल क्लाइमेट की बात कर रहे हैं तो व्हाट वी मीन बाय दैट, हमारा जो प्रेसिपिटेशन होता है, थंडरिंग होती है, रेनफॉल वगैरह होते हैं, ठीक है ना, इसको हम ग्लोबल क्लाइमेट, टेम्परेचर राइज जो होता है, हमारी ह्यूमिडिटी वगैरह, दीज आर पार्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट। सो ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से ग्लोबल क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, हम जो है यहाँ पे जो है देखते हैं। पहले जो है राइजिंग टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग अल्टीमेटली टेम्परेचर का ही राइज है, तो अवरेज जो है टेम्परेचर वो ग्लोब का राइज हो रहा है। आशंका लगाई जा रही है, बताया जा रहा है कि लास्ट सेंचुरी में जो है 1.2 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है इनक्रीज हुआ है। दूसरा हमें क्या होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है जो क्लाइमेट का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, दीज आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ क्लाइमेट। तो उसमें से टेम्परेचर का इंक्रीज होना डायरेक्टली जो है कंप्लीट अफेक्ट कर रहा है क्लाइमेट के नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का होना, जैसे कि जैसा ही टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से और इंटेंस किस्म के हमें हीट वेव्स देखने को मिलते हैं, स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं, फ्लड्स देखने को मिलते हैं, ड्रॉट्स देखने को मिलते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टॉर्म्स, सो ये जिस तरह से हमारे ट्विस्टर्स होते हैं, ठीक है ना, हमारे जो है ये साइक्लोन्स वगैरह होते हैं, दीज आर पार्ट ऑफ स्टॉर्म्स, ठीक है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ जाती है।
नाउ वी हैव मेल्टिंग पोलर आइस। जब पोलर आइस जो है हमारा आर्कटिक में हो या एंटार्क्टिक रीजन्स में हो, जब वो मेल्ट करता है तो इसकी वजह से अल्टीमेटली सी लेवल राइज होता है। सी लेवल राइज की वजह से क्या इफेक्ट होता है, ऑलरेडी हमने ऊपर एक क्वेश्चन में डिस्कस किया। अनदर इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो इसकी वजह से होता है, दैट्स फोर्थ, वो ये है कि इसकी वजह से ओशन वार्मिंग होता है। जब SST बढ़ता है, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ता है, इसकी वजह से होता क्या है कि कोरल ब्लीचिंग हमें देखने को मिलती है। मैरीन इकोसिस्टम्स का जो नॉर्मल उनका फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस होते हैं वो इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है ना। ओशन का एसिडिफिकेशन बढ़ता है। चेंजेस इन प्रेसिपिटेशन हमें देखने को मिलती हैं, लाइक रेनफॉल का पैटर्न आल्टर हो जाता है। जिस तरह से आप देखेंगे तो प्रेजेंटली पहले जो आपका रेनफॉल है वो ऐसे हुए करते थे लगभग, अब आपको देखेंगे कि रेनफॉल कुछ ऐसे हो रहे हैं, मतलब इंटेंसिटी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में बहुत ज़्यादा रेनफॉल, जैसे मानसून की ही आप बात कर रहे हैं तो इंटेंस रेनफॉल जो है शॉर्ट स्पेन में हो रही है, ठीक। लीडिंग टू वाटर स्कार्सिटी एक्सेस इन डिफरेंट रीजन्स। इस तरह से हमारे जो बायोडाइवर्सिटी के जो लॉस हैं, हैबिटेट चेंजेस हो रही हैं, टेम्परेचर जो है जब बढ़ेगा तो बहुत सी स्पीशीज को जो है जो टेम्परेट रीजन में है, मतलब कि स्पेसिफिक टेम्परेचर में जो स्पीशीज रहती हैं तो उनको मूव करना पड़ता है। इकोसिस्टम अल्टीमेटली कोलैप्स कर रहा है। कंट्रोल मेजर्स इसके लिए क्या लिए जा रहे हैं अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। GHG का रिडक्शन टारगेट जो रखा गया है, बाइंडिंग टारगेट है इसका कि 5%, 5.2% जो हमारा टारगेट है, हमें GHG का एमिशंस है वो कम करना है फ्रॉम 1990 लेवल्स ड्यूरिंग 2008 और 12 के इस टाइम में हमें जो है 5% अपना जो GHG का रिडक्शन है वो कम करना है। कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म्स जो हैं वो इस्टेब्लिश करने हैं, इंट्रोड्यूस किए गए हैं इसके द्वारा। एमिशंस ट्रेडिंग, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, जिसकी वजह से जो कंट्रीज के वो अपने टारगेट थ्रू मार्केट बेस्ड सॉल्यूशंस जो है अचीव कर पाते हैं GHG रिडक्शंस की। ग्लोबल कोऑपरेशन की ये बात करता है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। इसने एक फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश किया फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू रिड्यूस GHG एमिशंस एंड फंड एडाप्टेशन एफर्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। कंक्लूजन क्या लिखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट स्टेप हमें देखने को मिलता है ग्लोबल एफर्ट्स में टू कॉम्बैट climate change by setting international standards for GHG reductions. Further commitments such as Paris Agreement continue fight against global warming. तो इसके बाद हमने पेरिस एग्रीमेंट को इसके साथ ऐड कर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस इन डिटेल द फोटोकेमिकल स्मॉग, emphasizing its formation, effects and mitigation, explain 1999 गोथनबर्ग प्रोटोकॉल। सबसे पहले हमें डिस्कस करना है तो फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है, ये कैसे फॉर्म करता है, टेक्निकली हमें इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दूसरा, इफेक्ट्स क्या है, फोटो केमिकल स्मॉग के क्या इफेक्ट होते हैं, इसको रोका कैसे जाता है, मिटिगेशन इसकी क्या है, और फोर्थ थिंग हमें इस क्वेश्चन में एड्रेस करनी है वो गोथनबर्ग प्रोटोकॉल, ठीक। सबसे पहले हम जो है डिस्कस कर लेते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग, चूंकि 10 मार्कर्स है। फोटोकेमिकल स्मॉग एक टाइप का एयर पोल्यूशन है जो सनलाइट की वजह से, जब सनलाइट की प्रेजेंस में प्लूटेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसकी वजह से फोटोकेमिकल स्मॉग होता है। कैसे होता है फोटोकेमिकल, NOx प्लस वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये वाले जब रिएक्ट सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो हमें देखने को मिलता है फोटोकेमिकल स्मॉग। सिंपलिस्टिक हमने इसकी डेफिनेशन लिखी। तो पहले तो हमने डिफाइन किया कि फोटोकेमिकल ये एक एयर पोल्यूशन है जो सनलाइट की प्रेजेंस में जब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो हार्मफुल सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं। कैसे फॉर्म होता है फोटोकेमिकल स्मॉग, यहाँ पे लिखा है। इसके लिए प्रिकर्सर्स क्या हैं, जिस तरह से एमिशंस होता है हमारा व्हीकल से, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से, वेजिटेशन से, जिसकी वजह से NOx और VOCs जो है एटमॉस्फेयर के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, सनलाइट क्या करती है कि ये जो केमिकल्स होते हैं इनकी आपस में रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से हमें ओजोन और पेन देखने को मिलता है। इसकी वजह से एक तो पेन जहाँ पे प्लस O3 देखने को मिलता है ओजोन, और दूसरे हार्मफुल कंपाउंड्स बनते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। द स्मॉग इज मोस्ट कॉमन इन वार्म एंड सनी क्लाइमेट्स। वार्म और सनी क्लाइमेट्स में ये बनता है जहाँ पे हाई ट्रैफिक हो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हो रही हो। ये तो होगी फॉर्मेशन की बात। अब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग की, हेल्थ, एस्थेटिक, वेजिटेशन और इकोनॉमिक कास्ट के परस्पेक्ट में हम देखेंगे। हेल्थ को क्या करता है, ओजोन और पेन की वजह से जो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके अंदर इरिटेशन होती है, जिसकी वजह से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी डिजीज हमें, या फिर दूसरी लंग डिजीजेस जो हैं वो देखने को मिलती हैं। फर्दर जब पोल्यूटेड एयर होगी तो हार्ट डिजीजेस भी जो हैं बढ़ती हुई देखने को हमें मिलती है।
फोटोकेमिकल स्मॉग की वजह से। दूसरा, जब फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है तो इसकी वजह से जो विजिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, बहुत दूर तक आप देख नहीं पाते, क्योंकि जो है आपकी विजन जो है ब्लॉक हो जाती है इस फोटोकेमिकल स्मॉग की वजह से। एंड इस ऐसे ही आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे जब एक्सप्रेसवे पे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे क्या होते हैं कि बहुत से वहां पे एक्सीडेंट्स होते हैं फॉग की वजह से। सामने अगर कोई गाड़ी उलट जाती है तो पीछे सब गाड़ियां जो 120 पे 150 स्पीड पे आ रही होती हैं तो वो टकराती है, क्योंकि दिख नहीं रहा होता कि सामने कोई है। एज एजम्पशन होती है कि बिल्कुल प्लेन जो है आगे है। अगर कोई जानवर भी ऐसे क्रॉस कर रहा होता है रोड तो वो भी बीच में कुचला जाता है, क्योंकि ड्राइवर जो है उस टाइम पे इमीडिएटली जब उसको वो नजर आता है जानवर तो उसके कंट्रोल के बाहर होती है चीज। और जब फोटोकेमिकल स्मॉग होता है तो इसकी वजह से जो है प्लांट्स की ग्रोथ भी जो है वो रुक जाती है, क्रॉप यील्ड्स आपको कम देखने को मिलता है, फॉरेस्ट से इसकी वजह से हार्म होते हैं, तो वेजिटेशन इम्पैक्ट होता है। इकोनॉमिक कॉस्ट की हम बात करें तो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर्स जो है हमारा वो बढ़ जाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, टूरिज्म हमारा कम हो जाता है, ठीक है ना, ड्यू टू पोर क्वालिटी ऑफ एयर। सो दीज आर सडन इफेक्ट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। मिटिगेशन हम क्या कैसे कर सकते हैं, इसको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि हमें जो हाथ से ये कंपाउंड्स निकल रहे हैं, चाहे वो निट्रस ऑक्साइड निकल रहे हैं या फिर वीओसीज निकल रहे हैं, हमें उनकी एमिशन को कंट्रोल करना होगा। जैसे कि व्हीकल्स वगैरह के लिए हमें स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बनाने होंगे, या फिर ईवी पे जैसे हम शिफ्ट कर रहे हैं। फैक्ट्रीज के लिए जो है हमें जो है कुछ टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करनी होंगी, जिसकी वजह से जो एयर है वो लाइक टावर से, स्प्रिंकलर से, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से जो है फिल्टर होके बाहर निकले। ग्रीन स्पेसेस की हम बात करें, ये दूसरा मिटिगेशन मेजर ये हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा हमें अर्बन ग्रीनरी इंकरेज करनी होगी। फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल एब्जॉर्बर एक्ट करते हैं टुवर्ड्स पोल्यूटेंट्स। देन पब्लिक अवेयरनेस का भी होना जरूरी है कि पब्लिक अवेयर अगर होगी तो पर्सनल गाड़ियां नहीं निकालेंगी, कार पूलिंग का कंसेप्ट अडॉप्ट करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेंगे, फॉसल फ्यूल्स की बर्निंग जो है कम करेंगे, जिसकी वजह से जो है हमें कुछ हद तक जो है इसकी रिडक्शन देखने को मिलेगी। नाउ थर्ड जो नेक्स्ट एक्सपेक्ट था हमारे क्वेश्चन का वो था कि गोथनबर्ग प्रोटोकॉल को आप यहाँ पे डिस्कस करें। गोथनबर्ग में पहले तो हमें ये किस रिगार्डिंग था? गोथनबर्ग प्रोटोकॉल एम टू रिड्यूस एसिडिफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, ग्राउंड लेवल ओजोन अक्रॉस यूरोप। इसमें जो हमारा काम का है वो है ग्राउंड लेवल ओजोन का काम करना। गोथनबर्ग प्रोटोकॉल का पर्पस था कि यूरोप के अंदर एसिडिफिकेशन को कम करना, यूट्रोफिकेशन को कम करना और ग्राउंड लेवल ओजोन को कम करना। इसके लिए कमिटमेंट्स की गई थी। इट एस्टेब्लिश्ड लिमिट्स फॉर एमिशन ऑफ NOx, SO2, VOC and ammonia for 22 countries aiming to reduce ozone precursors and other pollutants। इसके अंदर ये कमिटमेंट्स बनाई थी कि हमें निट्रस ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड, अच्छा वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और अमोनिया को रिड्यूस करना है। एक लिमिट के बियॉन्ड हमें रिड्यूस नहीं करना। 22 कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया था, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो है ओजोन के प्रिकर्सर्स हैं और दूसरे पोल्यूटेंट्स जिसकी वजह से बनते हैं, तो इसकी रिडक्शन की यहाँ पे बात की गई थी। लॉन्ग टर्म टारगेट्स इसमें क्या रखे गए थे? द प्रोटोकॉल सेट एमिशन रिडक्शन टारगेट्स फॉर 1990 लेवल्स विद ए फोकस ऑन लॉन्ग टर्म एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। लॉन्ग टर्म में एयर क्वालिटी को इंप्रूवमेंट करेंगे और बेसिस इन्होंने रखा था तब 1990 को। इतना हमने मेंशन कर दिया, सफिशिएंट है गोथनबर्ग प्रोटोकॉल को। कंक्लूड कैसे करेंगे? जो हमारा फोटोकेमिकल स्मॉग है वो एक सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल और हेल्थ चैलेंज है, विद वेरियस मिटिगेशन स्ट्रेटजीज एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स लाइक गोथनबर्ग प्रोटोकॉल प्लेइंग क्रूशियल रोल्स इन रिड्यूसिंग इट्स इम्पैक्ट। Now we have question number 7. Describe the major outcomes of 26th session of Conference of Party to UNFCCC. What are the commitments made by India in this conference? Major outcome COP26 के हमें बताने हैं और इंडिया ने क्या कमिटमेंट्स की है। अब जो है 29th हुई है अजरबैजान बाकू में, 30 होने वाली है इस ईयर, तो ये वाला जो है अब क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाला, ठीक है। अब जो हमारी लेटेस्ट कॉप होगी उसके अंदर क्या मेजर आउटकम्स होंगे वो हमें तब डिस्कस करना होगा। हाँ, इंट्रो और हम कंक्लूजन देख लेंगे। हमारा जो 26 कॉप है UNFC का वो ग्लासगो यूके के अंदर हुआ 2021 के अंदर। दिस कॉन्फ्रेंस एम टू एक्सेलरेट ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन एंड इम्प्लीमेंट पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना, ग्लोबल कार्बन मार्केट्स आर्टिकल 6 की हमेशा जो बात करते हैं, ठीक है ना, उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाना और फाइनेंस को बढ़ाना, जैसे 300 बिलियन की लास्ट टाइम बात कर रहे थे, ग्लोबल मीथेन प्लेज की बात, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की बात, लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म की बात, इंडिया की क्या कमिटमेंट्स हैं, नेट जीरो एमिशन टारगेट,
ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि इंडिया का सेम रहा है। 2070 तक जो है हम नेट जीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी को हम इंक्रीज करेंगे। इंडिया ने बताया कि 500 गीगावाट वो नॉन फॉसल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी बनाएगा बाई 2030। ठीक है, तो 50% टोटल एनर्जी नीड्स जो है रिन्यूएबल से जनरेट करना चाहता है इंडिया बाई 2030। रिडक्शन इन कार्बन इंटेंसिटी जो है वो बाई 35% 2030 तक कम करेगा। सस्टेनेबिलिटी एनर्जी ट्रांजिशन, सोलर विंड एनर्जी विंड पे शिफ्ट होगा। ठीक है, एडाप्टेशन एंड फाइनेंस नीड्स जो है इंडिया हाईलाइटेड अर्जेंट नीड फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, तो ये हर बार करता है इंडिया एडाप्टेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। एंड आप कैसे कर सकते हैं, तो एंड के लिए आप यहाँ पे कंक्लूजन देख सकते हैं, बट ये वाला पूछा नहीं जाएगा, दैट्स व्हाई मैं इसको इतना डिस्कस नहीं कर रहा। मूविंग अहेड, वी हैव डिस्क्राइब द की पॉइंट्स ऑफ रिवाइज्ड ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस recently released by WHO. How are these different from its last update in 2005? What changes in India National Clean Air Clean Program are required to achieve these revised standards? Now, एयर पोल्यूशन चूंकि हमेशा रहता है न्यूज़ में, दिल्ली का विंटर का हाल हो या फिर समर का हो, ठीक है ना, तो ऐसी सिचुएशन में ये वाले क्वेश्चंस के कुछ इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो हमें आगे यूज हो सकते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया। पहले तो उन्होंने पूछा था कि की पॉइंट्स हमें बताने हैं ग्लोबल एयर क्वालिटी के, रिवाइज्ड जो इन्होंने किए हैं उसके की पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस कौन इशू करता है? WHO। इसने रिवाइज्ड गाइडलाइंस इशू की है, तो वो क्या है, उसके की पॉइंट्स क्या है। दूसरा, इसने बताया कि हाउ आर दिस डिफरेंट फ्रॉम इट्स लास्ट अपडेट इन 2005 से ये डिफरेंट कैसे है। ये दोनों पार्ट अपने आप में थोड़ा टेक्निकल थे। What changes in India's national clean air program are required to achieve these revised standards? जैसे उन्होंने स्ट्रिक्टर किया अपने मेजर्स, तो वैसे ही जो है आप यहाँ पे इंडिया के कंटेक्स्ट में बता सकते हैं। Anyway, let's discuss this. Who revised global air quality guidelines in 2021 to provide updated standards aimed at reducing the adverse health effects of air pollution? These guidelines focus on the limits for key air pollutants such as PM 2.5, PM 10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। WHO ने जो है लिमिट्स इशू की है इन इम्पॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स के लिए। तो क्या की पॉइंट्स रिवीजन हमें देखने को मिलता है, मतलब पहले थोड़ा रिलैक्स्ड थे, मतलब कि PM2 का लेवल इतना हो सकता है, उसको अब कम कर दिया गया है। ठीक है, जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर की हम बात करते हैं, PM 2.5, इसकी पहले लिमिट थी 10 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब एनुअल मीन होना चाहिए। अब जो है इसको 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब कर दिया है, और ये तो है डे का मीन। 24 आवर का मीन इन्होंने कर दिया है 15 माइक्रोग्राम। ठीक है, PM2 का एक्सपोजर जो है ये रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का अंदेशा होती है। दूसरा PM10 का पहले लिमिट थी 20 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। अब जो है इन्होंने कर दी इसकी लिमिट 5 घटाकर 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, शॉर्ट टर्म मतलब जो एक्सपोजर होता है इंडिविजुअल्स को, उसको रिड्यूस करना इसका पर्पस। देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसकी लिमिट पहले 40 माइक्रोग्राम थी, अब ये 40 माइक्रोग्राम कर दी है। 24 आवर मीन्स 25 है। ओजोन की पहले लिमिट, कोई लिमिट पहले थी नहीं लॉन्ग टर्म यूज के लिए, अब जो है इसकी लिमिट जो है 100 माइक्रोग्राम कर दी है 8 आवर मीन। देन सल्फर डाइऑक्साइड, पहले इसकी 20 थी, अब इन्होंने बढ़ाकर 40 कर दी है। ठीक है, इसको थोड़ा इन्होंने रिलैक्स किया है। सल्फर डाइऑक्साइड को इन्होंने बढ़ाया है। ओजोन के लिए नई लिमिट लगाई है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कम किया है, पार्टिकुलेट मैटर को कम किया है, 2.5 को भी और 10 को भी। 2005 से क्या डिफरेंस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है? 2021 के जो AQG's गाइडलाइंस हैं वहाँ पे मोर स्ट्रिंजेंट हमें लिमिट्स देखने को मिलती हैं एज कम्पेयर टू 2005, जो फोकस करता है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर पे टू पार्टिकुलेट मैटर, स्पेशली 2.5, which has been shown to have severe health impacts over time. ये गाइडलाइंस रिफ्लेक्ट करती है improved scientific evidence on the harmful effects of air pollution on health, particularly by vulnerable populations such as children, elderly, and those with pre-existing health conditions. The revised limits are lower for many pollutants like PM 2.5, NO2, O3, indicating a stronger emphasis on reducing long-term exposure. Required changes in India's National Clean Air Program. तो स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। करंट जो NCAP है वो फोकस करता है रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन लेवल इन सिटीज,
लेकिन हमें इसको जो है WHO की रिवाइज्ड स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन करना चाहिए बाय अडॉप्टिंग लोअर पोल्यूशन थ्रेशोल्ड्स एंड इंश्योरिंग ग्रेटर इन्फोर्समेंट एट लोकल लेवल। स्टेट और सिटीज को जो है एयर पोल्यूटिंग मॉनिटरिंग सिस्टम्स जो हैं रिवाइज्ड लिमिट्स पे जो है उनको मॉडरेट करना चाहिए। जो वार्निंग हम देते हैं ग्रीन, येलो, रेड, उस पे होनी चाहिए। इन्हांस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें इन्हांस करना होगा। डेटा अवेलेबिलिटी इंक्रीज करनी होगी। पब्लिक रिपोर्टिंग को इंक्रीज करना होगा, जिसकी वजह से हम जो है प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं और अथॉरिटीज को अकाउंटेबल बना सकते हैं। एम्फेसिस ऑन हेल्थ इम्पैक्ट को हमें जो है इंक्लूड करना होगा एयर पोल्यूशन की पॉलिसी के अंदर। क्लीनर टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करने की जरूरत है। अर्बन प्लानिंग और ग्रीन स्पेसेस की जरूरत है। नॉन पॉइंट जो हमारे सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है उनको कंट्रोल करने की जरूरत है, जैसा कि हमारे कंस्ट्रक्शन है, डस्ट है, बायोमास बर्निंग वगैरह। इसके लिए जो रिवाइज्ड WHO की स्टैंडर्ड से रिफ्लेक्ट करते हैं हाइटेंड अवेयरनेस ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ risks posed by air pollution. India's NCAP must adopt by tightening standards, improving monitoring infrastructure, focusing on sustainable, health-conscious urban environment to meet the new air quality goals and safeguard public health. Now we have question number 9. Explain the purpose of Green Grid initiative launched by the World Leaders Summit of COP26 UNFCCC in Glasgow in 2021. When was the idea first floated in international alliance? ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव जो है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये COP26 में लॉन्च किया गया था। एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट था इंडिया और यूके के द्वारा अंडर द लीडरशिप ऑफ ISA। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ग्लोबल सोलर ग्रिड जो है बनाना डिफरेंट टाइम जोन्स के अंदर, ताकि अगर एक जगह पे जब सूरज रहे तो दूसरी जगह पे जब सूरज उतर जाता है तो जो हमारा कंटिन्यूसली एनर्जी की सप्लाई है वो मिलती रहे पूरे ग्रिड को। ये पर्पस है इसका, ताकि जो हमारी सोलर एनर्जी में हमें एक एफिशिएंसी देखने को मिलती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, कि रात के टाइम पे जहाँ पे एनर्जी जनरेट नहीं होती क्योंकि सन नहीं होता, नाउ हम ऐसा करें कि मतलब अर्थ के दूसरे पार्ट्स में जहाँ पे ऑलरेडी एनर्जी है वहाँ के सोलर एनर्जी ले रहे होंगे। जब जहाँ पे रात होगी तो हमारे पास वायर्स होंगी तो हम जहाँ के एरियाज को भी कनेक्ट कर सकते। सो ये पूरा बेसिक आइडिया है। इसमें बहुत सी कंट्रीज को मिलके जो है काम करना होगा। एनर्जी सिक्योरिटी इसकी वजह से प्रमोट होगी। टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट जो है कंट्रीज के बीच में बांटना होगा। ग्लोबल क्लाइमेट अलाइनमेंट के साथ जो है दिन ये हमारा जो है उस दिशा में बढ़ जाएगा। पहली बार ये आइडिया जो फ्लोट किया गया था ये इंडिया के द्वारा 2018 के अंदर फर्स्ट असेंबली ऑफ ISA के अंदर किया गया था। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड फॉर्मली आर्टिकुलेट किया गया था PM मोदी के द्वारा इन 2020 ड्यूरिंग ISA थर्ड असेंबली। नाउ हाउ डज ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन 2020 डिफर फ्रॉम एग्जिस्टिंग EIA नोटिफिकेशन 2006? सो इसमें जरूरी ये है कि 2006 वाली जो हमारी ड्राफ्ट जो नोटिफिकेशन है उसका पता हो जो एक्चुअल में लागू है। EIA का 2020 के अंदर एक ड्राफ्ट बनाया गया MO ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा कि 2006 की जो हमारी EIA की नोटिफिकेशन है हम उसको अमेंड करें और हम उसके लिए उसकी जगह पे एक नई नोटिफिकेशन इशू करें जिसमें नए रूल्स थे, नई गाइडलाइंस थी। इसका जो पर्पस बताया गया मिनिस्ट्री के द्वारा कि हम जो अप्रूवल्स हैं उनको स्ट्रीमलाइन करेंगे, लेकिन इसकी वजह से जो है काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ गवर्नमेंट का, क्योंकि इसके अंदर जो एनवायरनमेंट के लिए सेफगार्ड थे वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हुए हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन है, आप देख सकते हो। जैसे पोस्ट फैक्टो अप्रूवल, मतलब पहले किसी ने प्रोजेक्ट लगा लिया और उसके बाद जो है उसके लिए जो है वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस ला रहा है। 2006 में ये चीज़ अलाउड नहीं थी कि पहले आपको नहीं, आपको पहले EIA करवाना है उसके बाद आप प्रोजेक्ट लगाइए। बट इसमें पोस्ट फैक्टो जो अप्रूवल्स थे वो लीगलाइज्ड कर दिए। देन पब्लिक कंसल्टेशन 2006 में ये था कि 6 में ये है कि प्रेजेंटली जो है कि मैंडेटरी 30 डेज के अंदर हमें पब्लिक को कंसल्ट करना है। अब इस टाइम को रिड्यूस करके 20 डेज कर दिया। एग्जम्पशंस 2006 आज जो ओरिजिनल में कम रखी गई थी, इसमें जो है बहुत जैसे रोड्स, पाइपलाइंस, ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो है वो एग्जम्प्ट कर दिया। डिफेंस वगैरह तो डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे वगैरह तो पहले ही एग्जम्प्ट थे, बट इस बार जो है जैसे रोड्स, पाइपलाइन, स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स, किसी भी प्रोजेक्ट को स्ट्रेटेजिक नाम दे के जब करना शुरू कर दोगे लाइक हैपनिंग इन अंडमान एंड निकोबार रीजन, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इम्पैक्ट होगा। ठीक है। रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसीज, पहले हर 6 महीने के बाद जो है आपको रिपोर्ट करना पड़ता था कि प्रोजेक्ट जो है एज पर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब इसको साल में एक बार कर दिया। वैलिडिटी ऑफ
क्लियरेंस पहले 5 साल के लिए थी कि 5 साल के बाद आपको प्रोजेक्ट को फिर से रिन्यूअल करना है। इसको अब इन्होंने 10 साल के लिए प्रपोज किया था कि, और 50 साल के लिए जो रिवर वैली हुई माइनिंग के 10 साल के लिए, और रिवर वैली जो है 50 साल के लिए इन्होंने बताए थे कि इतने टाइम में जो है आप इनको जो है फिर से आपको EIA करवाना पड़ेगा इतने टाइम के बाद। लैंग्वेज एक्सेस, लोकल लैंग्वेजेस 2006 वाले में मैंडेटरी थी। अब 2020 वाले जो है इंग्लिश और हिंदी में ही इसको ड्राफ्ट किया गया था। EIA 2020 का जो ड्राफ्ट है ये बिजनेस को जो है आसान करने की बात कर रहा है, लेकिन इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक पार्टिसिपेशन और एनवायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं इरोड हो रही थी, जिसकी वजह से जो है लीगल और सिविल सोसाइटी के हमें जो है कंसर्न्स यहाँ पे देखने को मिले। सो दिस वेयर द थिंग जो EIA ड्राफ्ट 2020 ने इंट्रोड्यूस किया था। हाउएवर ये एक्ट नहीं बन पाया, तो प्रेजेंटली हमारा 2006 ही एक्शन में है। तो दीज आर सर्टेन प्रोविजंस जो आपके दिमाग में होना चाहिए कि एनवायरनमेंट के लिए क्या क्या है। व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ जल शक्ति अभियान लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर सिक्योरिटी। जल शक्ति अभियान के क्या साइलेंट फीचर्स हैं? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जल शक्ति अभियान, जल रेफर्स टू वाटर, मतलब कि वाटर के रिलेटेड जो हमारी स्कीम है वाटर कंजर्वेशन के रिलेटेड और वाटर सिक्योरिटी के रिलेटेड, इसके क्या सैलिएंट फीचर्स हैं? ठीक है, हमें इसमें सैलिएंट फीचर्स बनाने हैं 10 मार्कर्स। तो जब हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जल शक्ति के जो है हमें बताना चाहिए इसका कि ये स्कीम कब लॉन्च हुई, किस मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च हुई और क्या काम है इसका। ये स्कीम लॉन्च की गई 2019 के अंदर, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर। इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज ये कैंपेन बेस्ड वाटर कंजर्वेशन, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। कैंपेन बेस्ड वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम है जिसका पर्पज है वाटर सिक्योरिटी इंश्योर करना अक्रॉस सिटी। कैंपेन बेस्ड वाटर सिक्योरिटी प्रोग्राम जिसका काम, कैंपेन बेस्ड वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम जिसका काम वाटर सिक्योरिटी को इंश्योर करना है अक्रॉस सिटी। हमें इसके सेलिएंट फीचर्स बताने हैं, ठीक है। जस्ट हमारे पास अगर कुछ एग्जांपल्स होंगे, कुछ नोट्स होंगे, कुछ डेटा होंगे, तो हम इस पे जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे 15 मार्कर्स भी हो। तो पहला इसका जो सेलिएंट फीचर है वो ये है कि टारगेटेड वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट। 256 ऐसे वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए थे, स्टेट्स और यूटीज के अंदर आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिन पे फोकस स्कीम जो है स्पेसिफिकली फोकस कर रही है, स्पेशली ऑन ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल ब्लॉक्स जो हमारे हैं, जहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल काफ़ी ज़्यादा लो हो चुका है, उन वाले डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे जो है टारगेटेडली जहाँ पे फोकस किया जा रहा है। देन क्या की इंटरवेंशंस जहाँ पे की जा रही हैं, एक तो वाटर कंजर्वेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जहाँ पे ब्लॉक्स क्रिटिकली लो हो चुके हैं वाटर ब्लॉक्स, वहाँ पे क्या हम कर सकते हैं? एक तो मोर एक्सट्रैक्शन हम ना करें, ठीक है ना, यूजलेस एक्सट्रैक्शन या एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन हम ग्राउंड वाटर का ना करें, और दूसरा वहाँ पे हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज करें थ्रू ग्राउंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दूसरा ये हम कर सकते हैं कि जहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन हो चुकी है वहाँ पे जो हमारे पास जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, जिस तरह से हमारा जिंग है, हमारे टैंक्स हैं, डंका है हमारा, ठीक है ना, थाड़ हैं, पहाड़ हैं, दीज आर सडन ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड्स, जिनको जो है यहाँ पे हमें उनको रिनोवेट करना चाहिए। तालाब वगैरह हैं हमारे जैसे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम वाटर बॉडीज को कंजर्व कर पाएंगे, क्योंकि जो ओल्ड मेथड्स थे हमारे वाटर कंजर्व के वो काफ़ी इफिशिएंट रहे ही। लोगों ने इंडिजियस नॉलेज का तब यूज़ करके डिफरेंट तरीके से जो है पानी को कंजर्व करते थे, जब बारिश हुआ करती थी तो जमा कर लेते थे किसी तरीके से। वो जो हमारी साइट्स हैं हमें उनको जो है वो रिनोवेट करने की ज़रूरत है, जैसा कि राजस्थान के अंदर टैंक्स वगैरह जो बनाए जाते थे, जो हिल वगैरह से जो है पानी आके उनके अंदर स्टोर भी होता था और उसको फिल्टर भी करते थे, उसी से फिर ग्राउंड टेबल भी रिचार्ज होता। रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर, जो हमारा वेस्ट वाटर है, जिस तरह से सिवरेज वाटर है हमारा, ठीक है ना, आप देखेंगे तो 20% तक अराउंड कंट्री के अंदर जो है सिवरेज वाटर का ट्रीटमेंट होता है। बाकी आप कुछ ऐसी इकनॉमीज हैं जहाँ पे 50-50, 80% तक भी जो है सिवरेज वाटर्स को ट्रीट किया जाता है, ग्रे वाटर को। तो हमारा जो वेस्ट वाटर है हमें उसको रीयूज करना होगा, ठीक है ना। एक तो हमें वेस्ट वाटर को रीयूज करने के लिए हमें उसकी क्लीनिंग करनी होगी, ठीक है, या फिर जो हमारे घर के अंदर जो हमारा किचन से जो पानी निकलता है हम उसको जो है गमलों पे डाल सकते हैं, ठीक है ना, ऐसी जगह पे लगा सकते हैं। तो दैट्स रीयूज ऑफ वाटर। वाटरशेड डेवलपमेंट, नाउ व्हाट डज दैट मीन वाटरशेड डेवलपमेंट? वाटरशेड डेवलपमेंट हमारी एक स्कीम है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि रिवर के वाटर बेसन पे फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक हिल एरिया है, एज्यूम करते हैं ये हमारा एक हिल एरिया है, एंड यहाँ से नीचे जो है
ऐसे ड्रेन्स पानी आके इस नाले से जा रहा है। एक सेक्टर को हम पकड़ लेते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ से जो है कॉमन पॉइंट की तरफ जो है वाटर मूव कर रहा है, तो हम इस पूरे एरियाज को डेवलप करते हैं वाटर को जो है मेन जो है फोकस में रख के। तो दैट्स द कंसेप्ट ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट। इंटेंसिव एफोरेस्टेशन ये एक अनदर मेजर है जिससे हम जो है वाटर को बचा सकते हैं, दैट इज एफोरेस्टेशन। जितना हमें हो सके हम उतने ज्यादा प्लांट्स लगाएं। नाउ वी हैव अनदर इम्पॉर्टेंट सेलियंट फीचर इट्स। पहला तो हमने देखा कि हम स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स को फोकस कर रहे हैं, देन इंटरवीन करने के हमारे पास कौन से 5 मेथड्स हैं, देन हमारे पास जो है पीपल्स का पार्टिसिपेशन भी जरूरी है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत को, एनजीओ को, यूथ ग्रुप्स को, सिटीजन्स को हम इन्वॉल्व करते हैं जल शक्ति अभियान में, क्योंकि ये एक कैंपेन बेस्ड मेजरली प्रोग्राम है। तो जन आंदोलन प्रमोट किया जाता है, दैट इज मास मूवमेंट फॉर वाटर कंजर्वेशन। देन कन्वर्जेंस अप्रोच इसके अंदर हम अपनाते हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए, जिसके लिए जैसे हमारी जो नरेगा की स्कीम है, हमारी जो सिंचाई की स्कीम है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, हमारा जो जल शक्ति अभियान है, कैच द रेन, हम ये मिल के ये सारे जो हैं एक साथ काम कर। हाउ इट इज हैपनिंग, फॉर एग्जाम्पल हमें अगर कहीं पे जो है किसी एक फील्ड को या किसी एरिया को वाटर सप्लाई करना है, तो हम इससे जो है नरेगा से ड्रेन ला सकते हैं, PMKSY से जहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन जहाँ पे लगा सकते हैं। तो ठीक है ना, जे ऐसे हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि ये किस तरह से आपको बेनिफिट करेगा। तो दैट्स सॉर्ट ऑफ अप्रोच वी कॉल इट कन्वर्जेंस अप्रोच, जहाँ पे डिफरेंट स्कीम्स जो हैं वो मिल के काम कर रही हैं किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ऐसे ही हमारा मॉनिटरिंग वाया टेक्नोलॉजी से हम जो है मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे रिमोट सेंसिंग का, मोबाइल ऐप्स का, जियो टैगिंग फॉर रियल टाइम ट्रैकिंग हम यूज कर सकते हैं इस प्रोग्राम को आगे, अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। फिर वी हैव इंटर मिनिस्ट्रियल टीम, सेंट्रल टीम्स जो हैं विजिट करती है इन एरियाज में जहाँ पे ये स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं फॉर ग्राउंड वैलिडेशन के, सच में यहाँ पे जल शक्ति अभियान के अंडर काम हुआ है कि नहीं। कंक्लूड हम कैसे कर सकते हैं कि जल शक्ति अभियान जो है ये मार्क्स a significant shift toward community-led water management aiming to build long-term climate resilience and water sustainability. Now we have what are the key features of National Clean Air Program। देखिए क्लीन एयर प्रोग्राम एक दो बार रिपीट हो चुका, ऊपर भी इसने पूछा, इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो क्लीन एयर प्रोग्राम के क्या फीचर्स हैं ये हमें बताना है। तो अगेन 2019 के अंदर NCAP लॉन्च होता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। इसका पर्पस है कि हम 20 से 30% PM2.5 और PM10 की लेवल्स को डिक्रीज कर दें बाय 2024, जिसके लिए बेस ईयर रखा गया है 2017 को। अप्रोच इसकी क्या है कि टाइम बाउंड, कोलैबोरेटिव, मल्टी सेक्टोरल एंड पार्टिसिपेटरी फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। की फीचर्स NCAP के आपको क्या देखने को मिलेंगे कि इसके अंदर नॉन लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है, मतलब ये गाइडेंस का काम करता है, तो इसके पीछे लीगल बैकिंग नहीं है। सिटी स्पेसिफिक एयर एक्शन प्लान्स ये जहाँ पे बताता है 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज इसके अंदर आती हैं, सिटीज एक्सीडिंग नॉक्स। देन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रीम लाइनिंग की ये बात करता है, एस्टेब्लिशिंग एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क, CPC, SPSP, अर्बन लोकल बॉडीज को हमें जो है स्ट्रेंथन करना है। सेक्टोरल इंटरवेंशन की ये बात करता है कि जैसे हमें व्हीकुलर एमिशंस पे फोकस करना होगा, कंस्ट्रक्शन डस्ट को ऑन साइट पे कैसे हम रोक सकते हैं, बायोमास बनने को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कैसे पॉइंट ऑफ सोर्स पे ही रोका जा सकता है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज करना होगा, क्लीन फ्यूल को इंक्रीज करना होगा, तो सेक्टरल इंटरवेंशन हमें करनी होगी। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन करनी होगी ताकि हम रियल टाइम जो है एनालिसिस कर पाएंगे कहाँ पे हमारी जो है पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे हम इफेक्टिवली जो है प्रोग्रेस अचीव कर रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग और अवेयरनेस की बात जहाँ पे हो रही है कि कैसे हम नॉलेज को यूज कर सकते हैं फॉर बेस्ट प्रैक्टिस शेयरिंग। देन डिफरेंट स्कीम का कन्वर्जेंस, अगेन अमृत है हमारा, स्मार्ट सिटी है, फेम है, उजाला है, स्वच्छ भारत मिशन है, तो इनको कैसे कन्वर्ज करके हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फंडिंग जो है सेंट्रली फंडेड थ्रू 15th फाइनेंस कमीशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 15th फाइनेंस कमीशन से फंडिंग होती है। NCAP is India's first national level clean air policy. Though non-binding, its success depends on enforcement, convergence, technology, and citizen participation. Now we have coastal sand mining. Whether legal or illegal, poses one of the biggest threats to our environment. Analyze the impact of sand mining along
द इंडियन कोस्ट साइटिंग स्पेसिफिक एग्जांपल। कह रहा है कि कोस्टल सैंड माइनिंग जो है एनवायरनमेंट के लिए ये एक थ्रेट है। हमें इसके इम्पैक्ट बताने हैं किसके सैंड माइनिंग की एलॉन्ग इंडियन कोस्ट, और साथ में एग्जांपल देते हैं। 2019 का क्वेश्चन है। सबसे पहले डिफाइन कर लेना चाहिए हमें कि सैंड माइनिंग होता क्या है। सैंड माइनिंग इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन ऑफ सैंड फ्रॉम बीचेस, रिवर बेड्स, कोस्टल जोन्स, ऑफन इलीगली। इंडिया की कोस्ट लाइन 7500 किलोमीटर की है, जहां पे सैंड एक्सट्रैक्शन रैम्पेंटली हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से मेरीन और कोस्टल इकोसिस्टम्स अफेक्ट होती है। हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। नाउ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या होते हैं कोस्टल सैंड माइनिंग के। एरोजन और हैबिटेट लेस हमें देखने को मिलता है। कोस्टल एरोजन बढ़ती है, जैसे केरला तमिलनाडु की हम बात करें, जो एग्जांपल के लिए हम ओलिव रेडलिट टर्टल्स के जो नेस्टिंग ग्राउंड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हुए हैं। सलाइन इंट्रोजन हमें देखने को मिलता है। सॉल्ट वाटर इंट्रूड कर जाता है इकोफर्स और फार्म्स के अंदर, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर और फ्रेश वाटर की कमी हमें देखने को मिलती है। प्रोडक्टिविटी लॉस, जो हमारे एस्चुरीज और इंटरटाइडल हैबिटेट्स के अंदर बहुत सी स्पीशीज रहती हैं उनकी वो कम होते हैं। फिशरीज का डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और वल्नरेबल हो जाते हैं टुवर्ड्स सिंकिंग। एग्जाम्पल जैसे कर्नाटका के CRZ की वायलेशन और इलीगल सैंड माफिया की हम बात कर सकते हैं, या फिर तमिलनाडु के रिवर सैंड माफिया की बात कर सकते हैं, जिसकी वजह से रिवर बैंक्स जो हैं वो कोलैप्स कर रही है तमिलनाडु की। कंक्लूड कैसे करना होगा कि अनरेगुलेटेड जो सैंड माइनिंग है वो कोस्टल इकोलॉजी और इकोनॉमी को अंडरमाइन कर रही है, जहाँ पे स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट CRZ की जरूरी है, और अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जो हैं वो हमें देखने होंगे। Define the concept of carrying capacity of an ecosystem as relevant to an environment. Explain how understanding this concept is vital while planning for sustainable development of a region. एक तो हमें डिफाइन करना है कि कैरिंग कैपेसिटी का क्या कॉन्सेप्ट, और दूसरा हमें बताना है कि इस कॉन्सेप्ट का समझना क्यों जरूरी है फॉर प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ए रीजन। कैरिंग कैपेसिटी बेसिकली क्या होता है, ये होता है मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज या डेवलपमेंट लोड जो एक इकोसिस्टम सस्टेन कर पाता है बिना डिग्रेड हुए। कैरिंग कैपेसिटी की हम जब बात करते हैं तो हम इसमें देखते हैं रिसोर्स की अवेलेबिलिटी, वेस्ट का एसिमिलेशन और इकोलॉजिकल बैलेंस। मतलब किस हद तक जहाँ पे पॉपुलेशन या डेवलपमेंट एक्टिविटीज की जाए ताकि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो मेंटेन हो, वो डिस्टर्ब ना हो। इंपॉर्टेंस इसका क्या है एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट के अंदर, इसकी वजह से जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्सेज की होती है वो बच पाती है। जो अर्बन ओवर ग्रोथ है, ठीक है ना, अर्बनाइजेशन हो रही है, उस पे रोक लगती है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो हम ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे एनवायरनमेंट को तो उसकी वजह से डिजास्टर्स होंगे, सुनामी, फ्लड वगैरह वल्नरेबिलिटीज वो पहले ही हम जो है कम कर देते हैं। टूरिज्म मैनेजमेंट, जो हम टूरिज्म को प्रॉपर्ली मैनेज कर पाते हैं, जो हमारे सेंसिटिव एरियाज के हैं वो हमारे बच पाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हम इंश्योर करते हैं सस्टेनेबल वे में, EIAs को फॉलो करते हुए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जहाँ पे होता है, पॉलिसी फार्मूलेशन हमें जहाँ पे देखने को मिलती है, NCAP, कैंपस, स्मार्ट सिटीज, गंगा रिजर्वेशन। तो कैरिंग कैपेसिटी को रिकॉग्नाइज करना इंश्योर करता है बैलेंस्ड डेवलपमेंट, जो एक क्रिटिकल टूल है फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग, डिजास्टर मिटिगेशन और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स इन डिस्पोजिंग द ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ डिस्कार्ड solid wastes which are continuously being generated? How do we remove safely the toxic waste that have been accumulating in our habitable environment? दो पार्ट है क्वेश्चन के। कह रहा है कि क्या रुकावटें हैं इन डिस्पोजिंग द ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ डिस्कार्डेड सॉलिड वेस्ट विच आर कंटिन्यूसली बीइंग जनरेटेड। मतलब जो हमारा सॉलिड वेस्ट है उसको डिस्कार्ड करने में जो कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है, क्या हमें रुकावटें आ रही हैं। एक दूसरा है, how do we remove safely the toxic waste that have been accumulated in our habitable environment? जो हमारा environment है इसके अंदर जो हमारा टॉक्सिक वेस्ट जमा हो चुका है हम उसको सेफली कैसे रिमूव कर सकते हैं। दोनों एनालिटिकल हैं। हमें इसके लिए पहले इंट्रोड्यूस करने के लिए एक डेटा का यूज कर लेते हैं कि इंडिया जो है 1.60 लाख टन सॉलिड वेस्ट पर डे जनरेट करता है। इसका अगर आप देखें तो सिर्फ 25% ही प्रोसेस किया जाता है टोटल, बाकी 75% ऐसे ही रहता है। ये CPCB का ऑफिशियल डेटा है 2020 का। CPCB मींस सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पोर सेग्रीगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिमिट्स और मैनेजमेंट जो है इंटेंसिफाई करती है वेस्ट क्राइसिस। चलिए क्या रुकावटें हैं सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए। एक तो ये है कि जहाँ पे सोर्स ये जनरेट होता है वहां पे सेग्रीगेट नहीं होता सॉलिड वेस्ट, मतलब इसके अंदर
बायोडिग्रेडेबल, रिसाइकलेबल, हजार सब कुछ जो वेस्ट है कंट्री के अंदर, जहाँ पे भी, चाहे वो हॉस्पिटल से निकले, स्कूल से निकले, फैक्ट्री से निकले, कारपोरेट से निकले या हाउसेस से निकले, वो सारा इकट्ठा होता है। तो इनको सेपरेटली प्रोसेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सेग्रीगेट करना एक पहले इसके अंदर एक मेजर टास्क। दूसरा, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है, लैंडफिल कलेक्शन साइट्स नहीं है, ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है। और थर्ड चीज ये है कि हमारी जो अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वेस्ट जनरेट हो रहा है। देन इनफॉर्मल सेक्टर का हमें डोमिनेंस देखने को मिलता है, जैसे रैग पिकर्स जो है उनके लिए कोई रेगुलेशन और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स नहीं है। देन इंस्टीट्यूशनल गैप्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिस तरह से हमारी जो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं या फिर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल के बीच में तालमेल अच्छा नहीं रहता। सेफ डिस्पोजल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, तो कैसे हम कर सकते हैं सेफ डिस्पोजल? जो हमारा वेस्ट है हम कोशिश करें कि हम उनसे इंसरेशन प्रोसेस से हम उसकी जो है एनर्जी जनरेट कर पाए, तो इसका यूज हो पाएगा हमारी एनर्जी के लिए। दूसरा, साइंटिफिक तरीके से हम लैंड फिल करें विद लाइनर्स एंड लीची कलेक्शन सिस्टम्स। तीसरा ये है कि हम बायो रिमिडेशन और फाइटो बायो रिमिडेशन का यूज करें फॉर लेगेसी वेस्ट जो ऑलरेडी पड़े हैं, उसके लिए हम जो है कुछ माइक्रोब्स और प्लांट ट्रीज वगैरह को हम यूज कर सकते हैं। ईपीआर, ई वेस्ट और प्लास्टिक के लिए हम यूज कर सकते हैं। देन पब्लिक अवेयरनेस और बिहेवियरल चेंज की जरूरत है कि लोग वेस्ट को ऑन स्पॉट ही सेग्रीगेट करें और घर में ही जाने किस तरह से वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, सॉक पिट्स उनके कैसे काम कर सकते हैं। तो कंपोस्ट पिट्स लोगों को किचन गार्डन में वैसे जब बनाएंगे तो वो इफेक्टिवली होगा, और बाकी जो वेस्ट बाहर भेज रहे हैं वो भी सेपरेट करके। तो इसको कंक्लूड कैसे कर सकते हैं कि इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी अप्रोच और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 एसेंशियल हैं इस क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए। नाउ वेटलैंड अगेन रिपीट हुआ है। व्हाट इज वेटलैंड? Explain the Ramsar concept of wise use in the context of wetland conservation. Cite 2 examples of Ramsar sites from India. अगेन ये आपने देखा ऊपर पूछा गया था, उसने फिर से पूछा था, वेटलैंड भी पूछा था उसने। चलिए, वाइस यूज जो है ये हमें क्या बात कर, वेटलैंड क्या है, कंसेप्ट ऑफ वाइस यूज क्या है, दूसरा तीसरा एग्जांपल्स देने हैं तीन। सबसे पहले वेटलैंड्स क्या होते हैं? ट्रांजिशनल जोन्स हैं बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड इकोसिस्टम्स एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम्स, जैसे हमारे मार्शेस होते हैं, लेक्स होते हैं, स्वैम्स होते हैं, एस्चुरीज होते हैं। 4.7% इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया वेटलैंड्स के अंडर है। तो हमारे जो वेटलैंड्स हैं ये जरूरी हैं फ्लड कंट्रोल के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, कार्बन सिंक का काम करते हैं। रामसर कन्वेंशन और वाइस यूज कंसेप्ट जो है, रामसर कन्वेंशन कब आया था? 1971 में। ये ग्लोबल ट्रीटी है फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन। वाइस यूज क्या होता है? मेंटेनिंग वेटलैंड इकोलॉजिकल कैरेक्टर थ्रू सस्टेनेबल utilization for present and future generation, promotes community participation, sustainable agriculture, regulated tourism। एग्जाम्पल जैसे चिल्का लेक ओडिशा का है, लार्जेस्ट ब्रैकश वाटर लेगून है, इरावदी डॉल्फिन्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। क्लोडियो नेशनल पार्क हमारा राजस्थान का, जहाँ पे बर्ड सेंचुरी है, हैबिटेट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स लाइक साइबेरियन करेन। अगेन 2 एग्जाम्पल्स हमने वही वाली रिपीट कर दी जो ऊपर थी। कंक्लूजन इसके लिए आप वाइज यूज इंटीग्रेट डेवलपमेंट विद कंजर्वेशन हेल्पिंग इंडिया मीट SDG 15 एंड नेशनल वेटलैंड रूल्स 2017। SDGs को भी मेंशन कर दिया, इंडिया का स्पेसिफिक कौन सा रूल्स हैं जो नेशनल वेटलैंड की कंजर्वेशन की बात करते हैं उनको भी मेंशन कर दिया हमने। सिक्किम इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया। व्हाट आर इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक स्टेट? सिक्किम को डिक्लेयर किया गया फुल्ली ऑर्गेनिक 2016 के अंदर। भाई इन्होंने सारे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स थे ना वो सारे खत्म कर दिए। 75,000 हेक्टर्स की जो यहाँ पे लैंड है सिक्किम के अंदर, उसमें ऑर्गेनिक खेती होती है। FAOs जो है फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड दिया सिक्किम को, कब? 2018 में। अब एक तो हो गया, ये तो पहले इसने खुद बताया कि ये पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। दूसरा, ऑर्गेनिक स्टेट होने के इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है? एक तो इकोलॉजिकल और दूसरा इकोनॉमिक बेनिफिट्स। जब हम इकोलॉजी के बारे में बात करते हैं तब हम जो है वाटर, सोयल, दूसरे स्पीशीज के कॉन्टेक्स्ट में, वेजिटेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। जब हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं तो दिन पैसे के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। चलिए, इकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या हैं? जैसे सोयल का हेल्थ अच्छा होता है, कंपोस्टिंग, ग्रीन मैन्योर्स जहाँ पे होती हैं। वाटर की क्वालिटी जो है बची रहती है, एग्रोकेमिकल लीचिंग चूंकि नहीं होती, ठीक है ना। एग्रीकल्चरल रन ऑफ जो है टॉक्सिक केमिकल्स के साथ वाटर बॉडीज में नहीं जाता। बायोडाइवर्सिटी का बूस्ट हमें जहाँ पे देखने को मिलता है, जो पोलिनेटर्स और बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं वो जहाँ पे वापस आते हैं। लोअर GHG एमिशंस देन कन्वेंशनल फार्मिंग हमें जहाँ पे देखने को मिलेगा।
इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होते हैं? हायर प्रीमियम रिटर्न्स। जब कोई पर्सन बोलेगा कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो उसके लिए जो है वो महंगा सामान बेच सकता है, लोग महंगा खरीदने के लिए तैयार हैं, प्रोवाइडेड ये कि वो साफ हो, ऑर्गेनिक हो। एग्री टूरिज्म एंड इको टूरिज्म, बहुत से लोग जो हैं जाते हैं इन एरियाज में देखने, एक्सप्लोर करने के कैसे एग्री जो है ऑर्गेनिक खेती हो रही है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है, ऑर्गेनिक गिंगर, टर्मरिक, लार्ज कार्डमन, तो ग्लोबल मार्केट में भी जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को बहुत जो है प्रीमियम मिलता है। उस रिड्यूस्ड इनपुट कास्ट, जो हमारे चूंकि फर्टिलाइजर्स वगैरह जो है जहाँ पे लगते नहीं, तो इनपुट कास्ट जो है वो रिड्यूस हो जाए। सिकम सेट्स मॉडल फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अलाइनिंग विद परंपरागत कृषि विकास योजना एंड SDG 12 सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो ये चीज क्या है, बट जब हम ऑर्गेनिक की हम बात करते हैं तो पूरी कंट्री के लिए हम हैस्ट में नहीं लगा सकते, क्योंकि श्रीलंका जैसे वहां पे क्राइसिस हो जाते हैं। क्योंकि फॉर द शॉर्ट टर्म क्या होता है कि जब हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो उसमें हमारा साइंटिफिक रिसर्च अभी उस लेवल का है नहीं कि जितनी हम यील्ड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं अपने जो है टेक्नोलॉजीज या फिर केमिकल्स की वजह से, तो वो हमें रिडक्शन देखने को मिलेगी। तो एक वो चीज़, वो एक इशू आता है, ठीक है, वो एक इम्पेडिमेंट्स है ऑर्गेनिक खेती को अडॉप्ट करने में। तो ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी होगी। मूविंग हेड, हाउ डज बायोडाइवर्सिटी वेरी इन इंडिया? व्हाट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 हेल्पफुल इन कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाना? बायोडाइवर्सिटी इंडिया में कैसे वेरी कर रही है? दूसरा है, हाउ इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 हेल्पफुल इन कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाना? ये एक्ट कैसे फ्लोरा एंड फाना को कंजर्व करने में मदद करता है? इंडिया को आप देखो तो 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में से एक कंट्री माना जाता है। इंडिया की जो ग्लोबल लैंड एरिया है वो 2.4% का है, मगर यहाँ पे जो हमारी स्पीशीज है ग्लोबल, वो 8% स्पीशीज आपको ग्लोबल देखने को मिलेगी। कंट्री के अंदर आप देखेंगे तो 91,000 एनिमल हैं और 47,000 प्लांट स्पीशीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो अपने आप में काफी मेगा डाइवर्सिटी आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी। अब पहला जो क्वेश्चन का पार्ट है वो है कि बायोडाइवर्सिटी कैसे वेरी कर रही है इंडिया के अंदर। एक आप देखोगे तो लैटिट्यूडनल वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी। मतलब जो हमारा ट्रॉपिकल साउथ है, जैसे वेस्टर्न घाट्स है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, जहाँ पे जो है डेंस फॉरेस्ट हैं, हमारे जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, वहां पे आप देखोगे तो ज्यादा आपको स्पीशीज और पॉपुलेशन देखने को मिलेंगी। और जो हमारे ड्रायर एरियाज हैं, जिस तरह से राजस्थान के थार डेजर्ट वगैरह, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के, या फिर हमारे कोल्ड डेजर्ट्स जो हैं लद्दाख के, वहां पे आपको कम पॉपुलेशन जो है देखने को मिलेगी, चाहे वो प्लांट्स की हो या फिर एनिमल्स की हो, इंसेक्ट्स। इसी तरह से हाइट के साथ भी वैसा ही है। जो हमारे शिवालिक्स के लोअर हाइट्स के वहाँ पे पॉपुलेशन, ट्रांस हिमालयस की अगर आप बात करें एटीट्यूडनल डाइवर्सिटी में, तो जो हमारे ट्रांस हिमालयस के वहाँ पे आपको स्नो लेपर्ड्स देखने को मिलेंगे, वेस्टर्न हिमालयस में कॉनिफर्स देखने को मिलेंगे, हमारे ईस्टर्न हिमालयस में रोडोडेंड्रन्स देखने को मिलेंगे। क्लाइमेटिक जोन्स के हिसाब से आप बात करो तो जैसे हमारा थार डिजर्ट है, अल्पाइन लद्दाख है, मारीन है, मैंग्रोव्स हैं, तो इनमें जो है डिफरेंट स्पीशीज, उसकी डाइवर्सिटी, इंटेंसिटी, कंपोजिशन आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेंगी। जो हमारे हॉट स्पॉट्स हैं ग्लोबली, जो 4 हॉट स्पॉट्स हैं वो इंडिया में कहीं ना कहीं उनका पार्ट है। वर्ल्ड में टोटल 36 ग्लोबल हॉट स्पॉट्स हैं, ठीक है। जो हमारे हॉट स्पॉट्स हैं वो जैसे है हिमालयाज, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट्स, सुंडालैंड निकोबार रीजन इसके अंदर आता है। तो वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्ट जो हमारा इंडिया है उसके अंदर आपको हाई एंडेमिज्म देखने को मिलेगा। नाउ बात करते हैं बायोलॉजिकल एक्ट 2002 की, कि ये कैसा रोल प्ले करता है डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। तो जो इसकी CBD अलाइनमेंट है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटिकल डाइवर्सिटी, जो हमारा 1992 का था, तो कहीं ना कहीं उससे इंस्पायर होकर हमने ये एक्ट लागू किया है। एक तो ये चीज का, दूसरा ये है कि ये वाला एक्ट जो है बायो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करता है। इसने 3 बॉडीज को एस्टेब्लिश किया है नेशनल लेवल पे, ठीक है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और लोकल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। तो 3 लेवल पे जो है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है बायोडाइवर्सिटी को लेकर। एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग की जहाँ पे ये बात करता है कि जो लोकल बेनिफिट्स हैं, अगर कोई इंडस्ट्रीज या कोई कंपनी उनके रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट जो है, या उनका नॉलेज यूज करके कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट जो है मार्केट में सेल कर रही है, तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो उस लोकल कम्युनिटी के साथ शेयर करने होंगे, जिससे वो जो नुस्खा है वो लिया गया है। कंजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज जो है, जहाँ पे पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स जो है BMCs के द्वारा मेंटेन किया जाता है, तो ट्रेडिशनल नॉलेज को कंजर्व किया जा रहा है। प्रिवेंशन ऑफ बायोपायरेसी, टर्मरिक और नीम पेटेंट्स जो हैं, जिस तरह से TKDL की वजह से रिवोक हुए, वेस्टर्न और USA की कंपनीज ने कर लिए थे। रिसेंट अमेंडमेंट 2024
प्रमोट्स ईज ऑफ डूइंग रिसर्च, फास्ट ट्रैक IPR अप्रूवल्स वगैरह की बात कर। तो CBD के साथ अलाइनमेंट है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग की बात करता है, ठीक है ना, ट्रेडिशनल नॉलेज को कंजर्व करता है, बायो प्राइवेसी को रोकता है, रिसेंट अमेंडमेंट जो है फर्दर रिसर्च जो है इसके अंदर, या फिर फास्ट ट्रैक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का अप्रूवल जो है फास्ट ट्रैक कर। कंक्लूजन अगर हम देखें तो ये एक्ट एम्पावर करता है लोकल कम्युनिटीज को, सपोर्ट करता है सस्टेनेबल यूज को, अलाइन करता है विद SDG 15 लाइफ ऑन लैंड को, कंटिन्यूड स्ट्रेंथनिंग ensures India's ecological and livelihood security. Now we have not many years ago, river linking was a concept, but it is becoming reality in the country. Discuss the advantages of river linking and its possible impact on the environment. तो दो पार्ट है इसमें, क्या एडवांटेजेस हैं रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स के, और दूसरा के एनवायरनमेंट पे, इस पे इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे। तो इसके लिए हम जो है सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है इसका क्या मकसद है। इसका मकसद है कि जो हमारे सरप्लस रिवर्स हैं वहां से पानी को ट्रांसफर करना जो हमारे डिफिसिट बेसन हैं वहां पे, थ्रू 30 मेजर लिंक कैनाल्स, जैसे केन बेटवा है, भारतापी, नर्मदा वगैरह है। तो इसके लिए हम मैप ड्रा कर देना होगा जहाँ पे हम केन बेटवा वगैरह जो इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है जहाँ पे दिखाएंगे, लिंकिंग प्रोजेक्ट दिखाएंगे। फायदा क्या है इस, मतलब कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से क्या फायदा है। एक तो ड्रॉट और फ्लड्स की मैनेजमेंट हो जाती है, इरिगेशन का बूस्ट मिलता है, मतलब कि 35 मिलियन हेक्टर्स एडिशनल हम जो है जहाँ पे इरिगेट कर पाएंगे। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो है डिफिशिएंट एरिया में इंप्रूव होगी, जैसा कि बुंदेलखंड का रीजन है। इनलैंड नेविगेशन जहाँ पे जो है कश्तीज वगैरह जो है ट्रेड और ट्रांसपोर्ट जो है हो पाएगा। हाइडल पावर जनरेशन जो है बिजली जनरेट हो सकती है 34,000 मेगावाट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हालांकि इसके नेगेटिव रहेंगे मेजरली, जिसकी वजह से जो डिफोरेस्टेशन और सबमर्जेंस हमें देखने को मिलेगी, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कम्युनिटीज कर रही होंगी, ट्राइबल्स हों, रूरल हैबिटेट हों, वो उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। डैम्स वगैरह बनाएंगे तो वाटर कैनाल्स जहाँ से बनाएंगे। इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, अगर एक स्टेटमेंट से आप वाटर शेयर ले जाओगे किसी दूसरे एरिया में, तो ऑब्वियसली जिस जो है ट्रांसबॉर्डरी नेचर की वजह से, रिवर्स की वजह से जो है डिस्प्यूट्स हमें देखने को मिलेंगे, लाइक तमिलनाडु, कर्नाटका। अल्टरेशन ऑफ रिवर इकोलॉजी, जो रिवर इकोलॉजी है, एक्वेटिक लाइफ, वेटलैंड इकोसिस्टम से वो अफेक्ट हो सकता है। कंक्लूजन इसके लिए क्या है, दो रिवर लिंकिंग ऑफर्स वाटर सिक्योरिटी, बेसन लेवल पार्टिसिपेटरी and ecological approach is vital to prevent long-term damage. Next, we have climate change as a global problem. How will India be affected by climate change? What will Himalayan and coastal states of India be affected by climate change? पहले इसने बताया कि climate change जो है global problem है। दूसरा इसने बताया how will India be affected by climate change? इंडिया कैसे affect होगा climate change से। दूसरा फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्या है, how will Himalayan and coastal states of India be affected by climate change? हिमालयन और कोस्टल स्टेट्स क्लाइमेट चेंज से कैसे अफेक्ट होगी। तो हिमालयन को लिए हम 2 रख लेते हैं, कोस्टल कैसे अफेक्ट होगा, तो 3 कंपोनेंट्स हम एड्रेस करेंगे। सबसे पहले इंडिया एक हाईली वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज को। ग्लोबली आप देखें तो फिश 5वीं मोस्ट अफेक्टेड ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के रिस्क इंडेक्स के अकॉर्डिंग 5th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है क्लाइमेट चेंज की वजह से। इंडिया के अंदर टेम्परेचर का राइज होना, एराटिक मानसून, सी लेवल राइज, ग्लेशियल रिट्रीट जैसे मेजर ग्लोबल प्रॉब्लम्स हमें, मेजर जो क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती। क्लाइमेट चेंज का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, एग्रीकल्चर जैसे यील्ड कम हो जाएगी, फीड राइस की, पेस्ट टैक्स बढ़ जाएंगे। हेल्थ आप देखेंगे तो वेक्टर बोरन डिजीज बढ़ जाएंगे, मलेरिया, डेंगू, टेम्परेचर के राइज होने की वजह से। वाटर स्ट्रेस ऑलरेडी जो इस वक्त वाटर ब्लॉक्स काफ़ी जो है डिप्लीट कर चुके हैं, तो रिवर ड्राई हो जाएंगे, ग्राउंड वाटर नीचे चला जाएगा। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमें देखने को मिलेंगे, जिस तरह से फ्लड्स असम केरला के हैं, या फिर ड्रॉट्स हमें देखने को मिलेंगे विदर्भा में। इकोनॉमिक लॉस 2.5% जो GDP लॉस हमें देखने को मिलेगा बाई 2050 ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। हिमालयन रीजन में स्पेसिफिकली क्या इम्पैक्ट होगा, जो हमारे ग्लेशियर हैं वो रिट्रीट करेंगे। पहले तो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्रा का पानी बढ़ेगा, लेकिन जब ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे तो पानी का इनका फ्लो कम हो जाएगा। फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स इंक्रीज फ्रीक्वेंसी हमें देखने को मिलेगी, ग्लाफ जैसे हमें यहाँ पे इवेंट देखने को मिलेंगे। बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं ग्लाफ जैसे इवेंट से इम्पैक्ट होने के चांसेस हैं, लैंडस्लाइड्स वगैरह यहाँ पे बढ़ेगी। कोस्टल रीजन्स की अगर हम बात करें, इधर क्या होगा, सी लेवल जब राइज करेगा तो फिर सबमर्जेंस होगा कोस्टल एरियाज का, साल्ट वाटर का इंट्रूजन होगा, एग्रीकल्चर और एक्वीफर से इम्पैक्ट होंगे। साइक्लोन की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, जिस तरह से एम्फन साइक्लोन हमें देखने को मिलेगा। फिशरीज, मारीन बायोडाइवर्सिटी और लाइवलीहुड जो है वो हिट होगा, जो कोस्टली इस पे डिपेंडेंट है। कंक्लूजन इसका क्या है कि मिटिगेशन प्लस अडाप्टेशन इसका की है। इंडिया की जो NDCs के, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर
या फिर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, या फिर स्टेट एक्शन प्लान्स जो हैं हमारे, वो क्रिटिकल टूल्स हैं फॉर रेजिलियंस ऑफ वाटर फॉर दिस क्लाइमेट चेंज. नाउ वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनवायरनमेंट. Rehabilitation of human settlement is one of the important environmental impacts which always attracts controversy while planning major projects. Discuss the measures suggested for mitigation of this impact while proposing major development project. जब हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट की जहाँ पे बात हो रही है कि जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं उसकी वजह से बहुत सी कम्युनिटीज को वहां से जो है मूव करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, हम कोई डैम बना रहे हैं, चाहे वो नर्मदा हो चाहे तैरी डैम हो. जब वो डैम बनाई जाती है ना, तो उसकी वजह से जो आगे बसने वाले एरियाज होते हैं उनको भी एवैक्यूएट किया जाता है कि कभी ब्रस्ट हो सकती है, या फिर जो पीछे जब हम डैमिंग का पानी भरेंगे तो पीछे जो इस एरिया में जो है लोग रह रहे होते हैं उनको भी डिस्प्लेस करना पड़ता है. वहाँ पे दूसरी स्पीशीज को भी माइग्रेट होना पड़ता है, ह्यूमंस को भी माइग्रेट होना पड़ता है. या फिर कहीं पे माइनिंग का प्रोजेक्ट जब लगाया जाता है तो वहाँ से जो है ट्राइबल कम्युनिटीज को वहाँ से माइग्रेट करना पड़ता है. या फिर कहीं से रोड बनाई जाती है तो लोगों के मकान वगैरह करा के वहाँ पे जो है उनको शिफ्ट करना पड़ता है, उनको मुआवजा वगैरह दिया जाता है. नाउ दिस इज बिगर इश्यूज. ठीक है, इसकी वजह से आप मोस्टली देखें तो मार्जिनलाइज सेक्शन ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं, क्योंकि जो हमारे रोड्स वगैरह होते हैं या प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं तो ज़्यादा उन एरियाज में बनाए जाते हैं जहाँ पे अभी बने नहीं हैं. तो उन एरियाज में ऑलरेडी हमारे मार्जिनलाइज्ड सेक्शन रह रहे होते हैं, तो वो काफ़ी उनको काफ़ी इससे हार्म होता है. तो इसलिए ये एक कंट्रोवर्सी का विषय रहता है कि जब हम बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं तो रिहेबिलिटेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट अंग बन जाता है. तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है. हमें बताना है कि क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं जो जब हम बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हम लगाएं तो उसकी वजह से हम कैसे ये जो रिहेबिलिटेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स है इसको कैसे मिटिगेट कर सकते. डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे डैम है, माइंस हैं, हाईवे हैं, इसकी वजह से इनवॉलंटरी डिस्प्लेसमेंट होती है, मतलब कि ना चाहकर भी लोगों को यहाँ से जाना पड़ता है. इसकी वजह से एक तो उनकी जो लाइवलीहुड है, जो उनका रोजगार होता है, उनकी दुकानें होती है, ज़ेर माश जो होता है वो चला जाता है. सोशल फ्रेगमेंटेशन होता है, पहले उनकी एक कम्युनिटी होती है, बाद में वो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ उनको रहना पड़ता है, तो वो चीज़ होती है. और इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन होती है, क्योंकि किसी चीज़ जगह से अगर डिस्प्लेसमेंट होगी तो वहाँ पे जो है एक ऑलरेडी एक बैलेंस एस्टेब्लिश्ड होता है, तो वहाँ के जो वेजिटेशन होती है, लाइवलीहुड होती है, वो सबमर्ज होती है. तो एक इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन भी देखने को मिलता है प्रोजेक्ट्स की वजह से. तो चैलेंजेस क्या होते हैं रिहेबिलिटेशन में? जिस तरह से लीगल सेफगार्ड्स नहीं है जो इनफॉर्मल सेटलर्स होते हैं उनके लिए. डिलेड कंपनसेशन मिलता है लेकिन डिले होके, ठीक है ना. कल्चरल डिसइंटीग्रेशन ट्राइबल कम्युनिटीज का देखने को मिलता है. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ऑफ रीसेटल्ड एरियाज, जिन एरियाज में जाकर हम इनको बैठाते हैं तो वहां पे भी जो है एनवायरमेंट का एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलता है. क्या मेजर्स हमें लिए जाने चाहिए? एक तो यह है कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए. जो हमारा रिहेबिलिटेशन एक्ट है 2013 का, उसके अंडर जैसे बताया गया है वैसे हो. पार्टिसिपेटरी प्लानिंग हो, ऐसा नहीं कि फोर्सफुली किसी को ट्राइबल कम्युनिटी को हटा दिया वहां से. जो कम्युनिटी अफेक्ट हो रही है तो उसको जो है इन्वॉल्व करना चाहिए रिहेबिलिटेशन डिजाइन के अंदर के कहाँ पे स्कूल्स होंगे, कहाँ पे घर होंगे, कैसे होंगे. लैंड फॉर लैंड कंपनसेशन, अगर किसी की लैंड ली जा रही है तो उसके बदले उसको लैंड जो है वो मिलनी चाहिए. स्किल ट्रेनिंग और लाइवलीहुड सपोर्ट होना चाहिए कि जब वो शिफ्ट करेंगे दूसरे एरिया में तो वहाँ पे उनको जो है एट मिनिमल स्किल्स या फिर लाइवलीहुड होना चाहिए, ताकि वो दूसरी जगह पे जाकर जो है अपना जो है गुजर बसर कर सकें. जिस तरह से एनटीपीसी या फिर नालको R&R स्कीम्स जो है इनकी चलती है. एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स इंश्योर करने होंगे, सस्टेनेबल साइट सिलेक्शन होगी ताकि मिनिमाइज हो सके डिस्प्लेसमेंट. टाइम बाउंड कंपनसेशन का होना जरूरी है, जिसके लिए डिजिटल पेमेंट्स या फिर ट्रांसपेरेंट मेथड यूज किए जा सकते. रिहेबिलिटेशन कॉलोनीज विद इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, हेल्थ केयर, सैनिटेशन वगैरह जो है नर्मदा वैली प्रोजेक्ट रिसेटलमेंट कॉलोनीज जो है बनाई जा सकती. मॉनिटरिंग बाई इंडिपेंडेंट बॉडीज जो हैं, जिस तरह से ग्रीन ट्राइब्यूनल हैं, ग्राम सभा से इंडिपेंडेंटली वो मॉनिटर करें. पोस्ट रिलोकेशन सपोर्ट, जब रीलोकेट कर दिया किसी कम्युनिटी को तो उसको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है एस्टेब्लिश्ड और फंक्शनल हो. तो कंक्लूड कैसे कर सकते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मस्ट इंश्योर इंक्लूसिव ग्रोथ विद मिनिमल डिस्प्लेसमेंट इन राइट्स बेस्ड रिहेबिलिटेशन इंश्योरिंग ह्यूमन डिग्निटी एंड एनवायरमेंटल जस्टिस. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नमामि गंगा एंड नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा प्रोग्राम्स and causes of mixed results from previous schemes. What quantum leaps can help preserve रिवर गंगा बेटर देन इंक्रीमेंटल इनपुट? पहले तो हमें बता रहा है कि आप जो हमारा नमामि गंगा प्रोग्राम है उसको डिस्कस करिए, और काजेज ऑफ मिक्सड रिजल्ट्स फ्रॉम प्रीवियस स्कीम्स उसको डिस्कस करिए. तो फर्दर क्या हमें स्ट्रांग जो है स्टेप्स हम ले सकते हैं जो इमीडिएटली
जहाँ पे जो है गंगा की क्लीनलीनेस इंश्योर कर पाएगा। सबसे पहले नमामि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है 2011 के अंदर ये प्रोजेक्ट फ्लैगशिप मिशन लॉन्च किया गया था। देन 2014 के अंदर जो है नमामि गंगे प्रोग्राम लॉन्च किया गया, पार्ट ऑफ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। गंगा देखें आप तो ये 43% इंडियन पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। 11 स्टेट्स के अंदर ये फैला हुआ है। गंगा का काफ़ी इकोलॉजिकल और कल्चरली क्रिटिकल है। नमामि गंगे जो NMCG है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पोल्यूशन को रोकना, ठीक, रिवर सरफेस को क्लीन करना, एफोरेस्टेशन और बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाना, पब्लिक अवेयरनेस करना जैसे स्वच्छ गंगा कैंपेन्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को रोकना, ठीक है ना, मॉनिटर करना, अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान्स और गंगा ग्राम प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर। मिक्सड रिजल्ट्स प्रीवियस स्कीम से गंगा एक्शन प्लान से फर्स्ट और सेकंड से क्या रही? उसमें हमने देखा कि पोर कोऑर्डिनेशन रहा स्टेट्स का, फंड्स पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हुए, इनएडिक्वेट कैपेसिटी हमें देखने को मिली इन STPs, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। देन कंटिन्यूड डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड सीवेज जो है वो होता रहा, अनचेक्ड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स गंगा में पड़ते रहे, वीक एनफोर्समेंट ऑफ पोल्यूशन नॉर्म्स देखने को मिला हम प्रीवियस इन दो स्कीम्स के अंदर। अब फर्दर हम क्या क्वांटम लीप्स ले सकते हैं? साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की तरह रीजोविनेशन मॉडल हम अडॉप्ट कर सकते हैं। PPP और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हम जहाँ पे यूज कर सकते हैं हाइब्रिड एनालिटी मूड पे। स्मार्ट मॉनिटरिंग AI और रियल टाइम GIS से इंश्योर कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट लीगल एनफोर्समेंट प्लूटर पेज प्रिंसिपल अडॉप्ट कर सकते हैं। इस इको सेंसिटिव जोनिंग जहाँ पे हम लगा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन जैसे नियर रिवर बैंक्स हमें बंद करनी हो। क्वांटम शिफ्ट फ्रॉम पीस मील क्लीन अप टू होलिस्टिक बेसिन मैनेजमेंट इज की फॉर गंगा's लॉन्ग टर्म हेल्थ एंड resilience. Should the pursuit of carbon credits and clean development mechanisms set up under UNFCCC be maintained even though there has been a massive slide in the value of carbon credit? Discuss with respect to India's energy needs for economic growth. कह रहा है कि क्या कार्बन क्रेडिट जो हमारी स्कीम है उसको कंटिन्यूसली करना चाहिए, हालांकि उसमें एक मैसिव स्लाइड देखने को मिला क्वेश्चन का पार्ट नंबर फर्स्ट। सेकंड, डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज एनर्जी नीड्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया के कंटेक्स्ट में आप डिस्कस करके CDM जो हमारा क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है ये अडॉप्ट किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के अंदर, जिसके अंदर जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज की वो सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस अर्न कर सकती थी। इंडिया जो है ये सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ CDM प्रोजेक्ट्स ग्लोबली जहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आर्गूमेंट्स जो फेवर करते हैं कि हमें CDM को कंटिन्यू करना चाहिए। इंडिया जो है 2005 और 2030 के बीच तक जो है 45% रिडक्शन करना चाहता है, तो लो कार्बन ग्रोथ और लो कार्बन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे है तो इंडिया के NDCs के साथ ये अलाइन करता है, तो ऐसा नहीं कि इंडिया अगेंस्ट है इसकी। दूसरा ये है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और एफिशिएंसी जो है इससे इंश्योर हो पाएगी। तीसरा है ग्लोबल क्लाइमेट लीडरशिप जो है, इंडिया चूंकि ग्लोबल क्लाइमेट जो है सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है तो वहाँ पे हमें लीडरशिप देखने को मिल सकती है। पोटेंशियल वैल्यू रिवाइवल थ्रू फ्यूचर कार्बन मार्केट्स पोस्ट पेरिस एग्रीमेंट। चैलेंजेस इसमें क्या हैं? प्राइस क्रैश ऑफ सर्टिफिकेट्स, ठीक है ना, $20 थे 2008 में, अब हो गए $1। लैक ऑफ प्रॉपर बायर कैटेगरीज टू शिफ्ट डोमेस्टिक कार्बन ट्रेडिंग इन इशू, हाई वेरिफिकेशन एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, रिस्क ऑफ ग्रीन वॉशिंग। इंडिया एनर्जी क्लाइमेट बैलेंस आप देखें तो इंडिया नीड्स डबलिंग ऑफ एनर्जी सप्लाई बाय 2040 टू मीट इकोनॉमिक गोल्स, तो उसके लिए हमें मोर एनर्जी पे काम करना होगा। हमारा जो 500 गीगावाट का टारगेट है 2030 तक, ठीक है। और कार्बन मार्केट मैकेनिज्म जो इंडिया का है, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 इसकी भी बात करता है। प्राइस वॉलेटिलिटी के बावजूद CDM एक इम्पॉर्टेंट है फॉर इंसेंटिवाइजिंग क्लीन एनर्जी एंड अचीविंग energy security sustainability. India must diversify climate finance and develop domestic carbon market. Now we show the next question, and it is EIA studies are increasingly undertaken before a project is cleared by the government. Discuss the environmental impacts of coal-fired thermal plants located at coal pit heads. Again ये क्वेश्चन रिपीटेड है। क्या है क्वेश्चन? जहां तक इसने हमें बताया है कि जब हम कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो उसके लिए EIA होता है इंक्रीजिंगली। नाउ क्वेश्चन इसका जहां से आ गई है, इसमें हमें बता रहा है कि जो हमारे ऐसे थर्मल पावर प्लांट हैं जो बिल्कुल हमारी कोयले की खदानों के पास में हैं, तो इनकी वजह से क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स होता है। स्पेसिफिकली हमें ये थर्मल प्लांट्स जो बिल्कुल करीब हैं हमारे किसके,
कोल माइनिंग साइट्स की, उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब इसको हम करते हैं, पहले EIA को डिफाइन कर लेते हैं। EIA एक हमारा प्री प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है। EIA नोटिफिकेशन 2006 के अंदर जो है कैटेगरी ए प्रोजेक्ट्स के लिए इसको जो है अडॉप्ट किया जाता है। कोल फायर्ड थर्मल प्लांट्स नियर कोल पेट हेड्स, जैसे हमारा सिंगरौली है, कोरबा है, ठीक है ना। इसकी वजह से एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, लेकिन लोकल एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस बढ़ जाती है। चलिए, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ कोल पेट हेड थर्मल प्लांट्स क्या हो। एक तो एयर पोल्यूशन हमें जहाँ पे बढ़ने देखने को मिलेगा, जैसा कि कोरबा को वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज देखने को मिलती है। एक तो माइनिंग से जहाँ पे जो है पोल्यूशन बढ़ रहा है, और दूसरा थर्मल प्लांट से। दूसरा वाटर पोल्यूशन जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। वाटर पोल्यूशन पे भी डबल स्ट्रेस होगा यहाँ पे। हार्ड वाटर डिस्चार्ज जो है एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। जहाँ फिर फ्लाई ऐश डंप किया जाता है रिवर के किनारे, तो उसकी वजह से जो है रिवर की बायोलॉजी इम्पैक्ट होती है, जिस तरह से फ्लाई ऐश इनटू रिहांद रिजर्वर। लैंड डिग्रेडेशन होता है, जहाँ पे फ्लाई ऐश का 200 मिलियन टन पर ईयर इंडिया के अंदर डिस्पोज किए जाते हैं, तो लैंड बड़ी डिग्रेड होती है इससे। और लैंड सब्सिडेंस होता है माइनिंग की वजह से। डिफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है फॉर ऐश पॉन्ड्स, वाटर पाइप्स, कूलिंग टावर्स। थर्मल पोल्यूशन की वजह से जो रिवर इकोसिस्टम है वो टेम्परेचर, मतलब जब वार्म वाटर रिलीज किया जाता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट हो। GHG एमिशंस जो है कोल प्लांट 60% कार्बन डाइऑक्साइड कंट्री के अंदर से प्रोड्यूस कर। ह्यूमन हेल्थ हजार्ड्स, हायर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, पेट हेड टावर्स लाइक चंद्रापुर में देखने को मिलते हैं। कोल प्लांट्स नियर पेट हेड्स आर इकोनॉमिकली वायबल तो है, लेकिन एनवायरमेंटली ये डैमेजिंग होते हैं। स्ट्रिक्ट EIA यूज ऑफ अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक क्लीन कोल प्रैक्टिसेस चाहिए एक बैलेंस बनाने के लिए। नाउ वी हैव 2013 का, आई थिंक इट गोना बी द लास्ट क्वेश्चन, नहीं, वी हैव अनदर 26th क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे दो एनवायरनमेंट के अभी क्वेश्चन। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इलीगल माइनिंग, डिस्कस द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट कांसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गो एंड नो गो जोन्स फॉर कोल माइनिंग सेक्टर। इलीगल माइनिंग रेफर करते हैं हम किसको, अनऑथराइज्ड, अनरेगुलेटेड, एनवायरमेंटल, नॉन कंप्लायंट एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं इलीगल माइनिंग के। एक तो एनवायरमेंटल डैमेज होता है, जैसे अरावलीज कर्नाटका गोवा में देखने को मिलता है। ग्राउंड वाटर का पोल्यूशन होता है, क्योंकि हैवी मेटल कंटेमिनेट कर जाते हैं। रेवेन्यू का लॉस होता है, ठीक है, जैसा कि शाह कमीशन ने रिपोर्ट किया। लॉ एंड ऑर्डर का इशूज बन जाता है, नेक्सस हो जाता है माफियाज का लोकल लोगों के साथ, ठीक है ना। नक्सल फंडिंग होती है वाया इलीगल माइनिंग इन फॉरेस्ट बेल्ट्स। हेल्थ हजार्ड्स बढ़ जाते हैं, सिलिकोसिस, वाटरबॉर्न डिजीजेस देखने को मिलती हैं। कल्चरल डैमेज होता है, माइनिंग एरिया, माइनिंग नियर ट्राइबल हेरिटेज साइट्स, हस्तियों, अनंत फॉरेस्ट। देन गो नो गो का कंसेप्ट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो 2010 में लगाया गया। ये फॉरेस्ट कैनोपी डेंसिटी और बायोडाइवर्सिटी के बेसिस पे है। गो जोन्स वो होते हैं जहाँ पे माइनिंग अलाउड है विद सेफ गार्ड्स। नो गो जोन्स वो हैं जहाँ जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव हैं और जहाँ पे माइनिंग अलाउड नहीं है। इनिशियल डिमार्केशन जो है 660 कोल ब्लॉक स्टडी किए गए, जिसमें से 203 को नो गो डिक्लेयर किया गया, ठीक है। ऑपोजिशन फ्रॉम कोल मिनिस्ट्री लीडिंग टू डाइल्यूशन पोस्ट 2013। Illegal mining undermines sustainable development. Go no go is a science-based approach, unique approach to protect critical forests and enabling sustainable mining. We have enumerate the National Water Policy of India. ठीक है, National Water Policy को enumerate करना है। Key river gangs as an example discuss the strategies which may be adopted for river water pollution control and management. What are the legal provisions for management and handling of hazardous wastes in India? सो दिस गोना बी द सेपरेट क्वेश्चन जहाँ पे ऐड हो चुका है। एनीवे, हम पहले को डिस्कस करते हैं। की फीचर्स ऑफ नेशनल वाटर पॉलिसी आप देखें 2012 की हमारी पॉलिसी है। वाटर को एज इकोनॉमिक रिसोर्स समझना, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इंश्योर करना बेसन लेवल प्लानिंग के लिए। प्रायोरिटी यूज ऑफ वाटर, पहले ड्रिंकिंग के लिए, फिर इरीगेशन, फिर इंडस्ट्री के लिए। देन सस्टेनेबिलिटी, फोकस ऑन रिसाइकलिंग। देन वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड, CPCB कम्युनिटी। देन वाटर सिक्योरिटी फॉर इकोसिस्टम्स, पार्टिसिपेटरी अप्रोच, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, रिवर बेसन अथॉरिटी, ठीक है। गंगा रिवर पोल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज आप देखें, स्वेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे STPs, नमामि गंगा है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मटेरियल, गंगा ग्राम प्रोग्राम, एफरेस्टेशन ऑफ रिपेरियन, ठीक है ना। वेस्ट रेगुलेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन, लीगल प्रोविजंस ऑन हजार्डस वेस्ट आप देखें तो वो क्या है, हजार्डस एंड अदर वेस्ट रूल्स 2016 के क्लासिफाई करता है ये 43 कैटेगरीज ऑफ हजार्डस वेस्ट। मैंडेटरी ये बात करता है फॉर रिसाइकलर्स इम्पोर्टर्स टू रजिस्टर। EPA 1986, देन फैक्ट्रीज एक्ट 1948,
पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 19 कंपनसेशन की बात करता है। इंटीग्रेटेड वाटर पॉलिसी, स्ट्रांग लीगल फ्रेमवर्क और साइंटिफिक रिवर बेसिन प्लानिंग जो है एसेंशियल है फॉर एड्रेसिंग पोल्यूशन एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। दिस वाज इट विद एनवायरनमेंट। 2024 से हमने 2024-25 तक ये हमने डिस्कस। नाउ नेक्स्ट वी शो इज, इसके बाद हम डिजास्टर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, राइट। बट उससे पहले हम जो सेकंड हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये है हमारा साइंस एंड टेक की